हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। आगे इसकी बात करेंगे, याद मुझे पूरा भी है, टेंशन वाली बात। अब प्रियम्बल को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रियम्बल एक्चुअली में है क्या। अब मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमेशा ही हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो और चाहे वो प्रियम्बल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि मान लीजिए आपको बायोग्राफीज़ पढ़ने का बहुत बढ़िया शौक है और आप एक बुक शॉप पर गए, आपने देखा, अलग अलग बुक्स देखी, कोई फिक्शन की थी, कोई नॉवेल थी, कोई और किसी तरीके की हिस्ट्री बुक्स थी, कोई मैथ्स की थी, कोई बायोग्राफीज़ भी थी, क्योंकि बायोग्राफीज़ आप देखने गए थे। अब वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि भाई आप पूरा जो है 24 घंटे बैठ के वहाँ पर उस किताब को पढ़ लें और जो उसमें लिखा है वो समझ के आ जाए। इस पर दुकान वाला आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आप उस बुक में जो थोड़ा बहुत आगे पीछे टेक्स्ट लिखा होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रेफेस जो लिखा होता है, उसको पढ़ते हैं और उससे समझते हैं कि ये किताब कहना क्या चाहती है। ठीक उसी तरीके से अगर अरेंज मैरिज को ले लिया जाए तो अरेंज मैरिज में ये सहूलियत तो होती नहीं है कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ को शादी से पहले बहुत अच्छी तरीके से जान सकें। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात की इच्छा तो रखते हैं कि जो सुख उन्हें अरेंज मैरिज के बाद प्राप्त होने वाला है वो पहले उसको जो है अचीव कर लें, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ना के बराबर होती हैं। तो वहाँ अरेंज मैरिज में होता क्या है, अगर 10-15 साल पीछे चलें तो मैंने क्या देखा कि जो फीमेल्स थी उनका एक कॉमन जो है वो फिनोमिनन था कि भाई वो क्रोशिया से स्टेबलाइजर के कवर तैयार कर रहे हैं या फिर जो है पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं। ये ऑयल पेंटिंग है, ये सिल्वर फॉयल पेंटिंग है, ये फलाना पेंटिंग है, ये ढिकाना पेंटिंग। और जब लड़के वाले आते थे तो कुछ एक बेसिक फिनोमिनन होता था कि भैया लड़की खाना बनाएगी, खाना लेके आएगी, उसके बाद उसकी पेंटिंग्स दिखाई जाती थी, क्रोशिया दिखाया जाता था, ये स्टेबलाइजर का कवर है, ये मेज का कवर बना रखा है, इसने बहुत बढ़िया काम करती है। तो ये बेसिक चीज़ें उसके समझ में आती थी। वो कैसी है, मार पिटाई करने वाली है, बेलन उठा लेती है, ये तो उसको शादी के बाद ही पता चलेगा। ठीक उसी तरीके से लड़के के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या दिया जाता था कि भाई ये सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, ज़मीन इसकी इतनी है। देखिए, लड़की के बारे में ज़मीन की बात नहीं होती थी, लड़के के बारे में ज़मीन की बात होती थी। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि लड़का कुछ नहीं कर रहा होता था, लेकिन उसकी ज़मीन, उसकी खेती के एवज में, उसके पिताजी के बिजनेस के एवज में जो है अच्छे खासे घर के लोग फिर भी लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता था कि भाई आगे जाके संभाल लेंगे। मैंने बहुत देखा ऐसे कि भाई अभी कर लो, ठीक है, तुम्हें लड़की पसंद नहीं आ रही या तुम्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कर लो, आगे जाके चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। शादी के बाद उन्हें पता चलता था कि घर के बाहर जो है आपको कितनी देर मार मार के बाहर निकाला जाता है, कब आपको जो है अलग अलग काम आपसे करवाए जाते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ें थी। बाकी सारी चीज़ें तो आपको शादी के बाद ही पता चलेंगी। ठीक उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इंट्रोडक्शन है। अब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो वो जो शादी के बाद लंबा तरीका, यानी कि हमें 1 से लेकर 395 प्रोविजंस पढ़ने होंगे, और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम प्रियम्बल पढ़ लें, एक सिंगल पेज। वो सिंगल पेज हमें ये बता देगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रहा है। हम कोई भी प्रोविजन उठा के देख लें, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 323A, B जो ट्राइब्यूनल्स के हैं, या 324 जो कि हमारा इलेक्शन से है, 360 इमरजेंसी है। कोई भी प्रोविजन आप उठा के देख लीजिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उन बातों से रिलेटेड होगा जो प्रियम्बल में लिखी गई हैं। या वो जस्टिस हो सकता है, या वो इक्वालिटी हो सकती है, या वो फ्रेटर्निटी हो सकती है, या वो आपका लिबर्टी हो सकती है। तो हर जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रियम्बल से रिलेटेड है, और इसीलिए प्रियम्बल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे इसको नाम दिया गया है, किसी ने इसको सोल बोला है, किसी ने इसको समरी बोला है, एसेंस बोला है। आप पढ़ाई करने के बाद अपना सीवी बनाते हैं, कंपनी में जाते हैं, और वो सीवी ही आपकी बेसिक पहचान होता है। सामने एचआर के पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि भैया आपको घर ले जाए, 10-15 दिन आपसे काम करवाए, 2-4 महीने काम करवाए, फिर देखे। वो इंटर्नशिप की अलग बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो सीवी ही बेसिकली, और जो 2-4 15-20 मिनट का आपका इंटरेक्शन होता है, वो बताता है कि आप आगे किस तरीके से काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता है। अब
अगर इटाइमोलॉजी की बात करें, जी हाँ, तो इटाइमोलॉजी किसी भी कॉन्सेप्ट की समझने में बहुत मदद करती है। चाहे हम फेडरेशन की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, फेडरेशन में हमने देखा टू अलाइ विद एग्रीमेंट, फेडरेशन जहां पर बहुत सारे स्टेट्स एग्रीमेंट कर कर साथ में आते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्राटिया की भाई लोगों का रूल। तो ये टाइमोलॉजी जब हम समझ लेते हैं तो आगे आने वाले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजिली हमारी समझ में आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रियम्बल जो है, हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री और एम्बुलर। प्री बिफोर, प्रायर जैसा हमें समझ में आता है, और एम्बुलर का मतलब होता है चलना। तो इसका मतलब है टू वॉक बिफोर। टू वॉक बिफोर किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो व्हाट ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, इसीलिए इसको हमने लिख दिया। तो कितना इजी से अब हमें समझ में आ गया कि प्रियम्बल का नाम प्रियम्बल क्यों पड़ा। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने कि प्रियम्बल को अपनाया। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कि प्रियम्बल को अपनाया। अब क्या ऐसा था कि इससे पहले प्रियम्बल की बात नहीं होती थी? तो इसके लिए हमें चलना होगा इंग्लैंड की तरफ। 1600 के आसपास, 1600 के आसपास इंग्लैंड बनाएगा एक हेबियस कॉर्पस एक्ट। 1600 के आसपास इंग्लैंड बनाएगा बिल ऑफ राइट्स। हेबियस कॉर्पस, जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रिट्स की, तब हेबियस कॉर्पस हमें वहाँ देखने को मिलेगा। या आपने मूवी देखी हो दृश्यम, तो उसमें अजय देवगन साहब कहते हैं कि उन बूढ़े व्यक्ति से जिनके लड़के को पुलिस ने अपने पास रखा होता है कि बाबूजी आप हेबियस कॉर्पस डाल दीजिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि कहीं भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी कहीं भी आदमी जिसको रखा हुआ है, ज़बरदस्ती गिरफ्त में रखा हुआ है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो इंग्लैंड इस तरीके का एक्ट बनाएगा 1600 के आसपास, और उसमें एक प्रिफेटरी टेक्स्ट लिखेगा, एक प्रोफेस लिखेगा कि अ लॉ टू सेव द पर्सन फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड द लॉस, यानी समंदर के पार किसी भी पर्सन को कैद से बचाने के लिए। ये ऐसा उसने प्रोफेटरी टेक्स्ट लिखा। जब बिल ऑफ राइट्स वो बनाएगा 1689 के आसपास, तब वो उसमें लिखेगा ऐसा ही प्रोफेटरी टेक्स्ट। तो इससे पहले, इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऐसे प्रिफेटरी टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अपनाया, और इन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना, तो क्योंकि ये एक फेडरेशन था, सभी स्टेट्स मिलकर साथ में आए थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने लिखा कि वी द पीपल ऑफ अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे इन्होंने। वो जो कॉलोनीज अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उन कॉलोनीज़ का नाम वहाँ पर लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ दिस दिस दिस। बाद में इन स्टेट्स के नाम को रिप्लेस कर दिया गया वी द पीपल ऑफ अमेरिका। और इस बात का अपोजिशन भी हुआ कि जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है स्टेट्स के बीच में, आप उसको कैसे बाईपास कर रहे हैं, आप कैसे वी द पीपल ऑफ अमेरिका लिख रहे हैं, आपको स्टेट्स ही लिखना चाहिए। लेकिन फाइनली जो है वी द पीपल ऑफ अमेरिका पर बात आ गई। और एक बहुत अच्छी बात जो अमेरिका के प्रियम्बल की है वो ये है कि इस बात पर डिस्कशन हुआ कि हमें जो है प्रीफेस या प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो वहाँ पर लोगों ने ये राय दी कि ये कोई फिलोसफिकल थ्योरी की तरह नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी इसने, दर्शन तो करा दिए हमें बड़े बड़े, लेकिन जो है चीज़ें समझ में कम आ रही हैं, इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हमें तैयार करना है। तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अपना प्रियम्बल तैयार किया। वहीं अगर हम थोड़ा सा आयरनी देखें तो हमारा प्रियम्बल वर्ल्ड के उन 13 प्रियम्बल्स में से है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में। और ये 13 कंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि इंग्लैंड होगा इसमें, या ऑस्ट्रेलिया होगा इसमें, कनाडा होगा इसमें, अमेरिका तो है ही नहीं जैसे हम जान चुके हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और इसमें इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है। इंडिया, द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, मोजाम्बिक, कीनिया, पापा न्यू गिनिया, इस तरीके के देश, मोजाम्बिक, इस तरीके के देश हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो जब एजुकेशन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी तो वहाँ पर फिर हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा 83% जो यूथ है
वो कंपनी में जॉब करने के लिए मिसफिट है। शशि थरूर ने ऐसा जो है क्लेम किया, एक रिसर्च में आया, उन्होंने एक रिसर्च को कोट किया था कि वो कहती है कि भैया 83% इंडियंस जो है वो नौकरी के लायक नहीं। कैसे लायक हो जाएंगे जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी समझने में, तो कैसे लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने कि प्रियम्बल को अपनाया। अब हमारा प्रियम्बल जो था वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। हमने देखा जब हमें ये मौका मिला कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, तो उस समय जब इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने देखा कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बात हो रही थी। ये एक्सपर्ट कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो चेयरमैन कर रहे थे, गादगिल साहब थे, इसमें हुमायूं कबीर साहब थे, इसमें केटी शाह, के संथानम और बहुत सारे लोग थे इसमें। तो इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि भाई जो हम बनाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, इसका एक रेजोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया और इस रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर नेहरू जी ने 13 दिसंबर को वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो लिखा हुआ था उसकी मोटी मोटी बातें जो है हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? नेहरू जी ने कहा कि भैया हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो सोवरेन होगा। सोवरेन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर सारी पावर जो है लोगों से डराइव होगी। तो हमने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी की सारी बात हमें, रिपब्लिक की सारी बात हमें देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जस्टिस होगा, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हमें देखने को मिल जाता है। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हमें देखने को मिल जाता है। तो वो ज़्यादातर बातें जो हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमने देखी वो हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती। अब प्रियम्बल की बात करें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है ही। आमतौर पर जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन दिया ही जाता है। ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी ही है। आप याद कीजिए 1858 का एक्ट, जब 1857 का म्यूटिनी हुआ, अगर आपको मौका मिले तो आप देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि एन एक्ट की जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको सुधारने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं उसको सुधारने के लिए, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पाई और इसी वजह से जो है अब हमें बदलना होगा। तो ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि भाई 1858 का एक्ट जो है उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। वो बेसिकली जो है सुधार, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पुलिस को जो है वो स्टेट के कंट्रोल में सीधे तौर पर डाल दिया गया कि अब दोबारा से कोई म्यूटिनी ना हो, और हो तो पुलिस को बहुत ईजिली जो है वो मूव ऑन कराया जा सके। तो वहाँ पर भी हमें एक जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये एक यूनिवर्सल सी प्रैक्टिस है कि हर लॉज, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जाता है। अब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत सिंगल लाइन का भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ भी हो सकते हैं। जैसे कि ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में बहुत छोटा प्रियम्बल, वर्ल्ड का सबसे छोटा प्रियम्बल हमें देखने को मिलता है कि इन द नेम ऑफ गॉड, या अल्लाह के नाम पर हम अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। वहीं बड़े प्रियम्बल की बात कर लें तो जो जैसे पाकिस्तान का प्रियम्बल है वो हमारे प्रियम्बल से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। वहीं अगर चाइना के प्रियम्बल की बात कर लें तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें उन्होंने सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये रिवॉल्यूशन हुआ पूरा, उसमें उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है। तो ये बड़े भी हो सकते हैं और ये छोटे भी हो सकते हैं। और लैंग्वेज की बात तो मैंने आपको बताई कि हमारा जो प्रियम्बल है वो वर्ल्ड के 13 कॉम्प्लेक्स प्रियम्बल्स में जो है वो आता है। आगे चलेंगे। बात करें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखा कि नेहरू जी ने कहा कि सारी पावर कहाँ से डिराइव होंगी, सारी पावर लोगों से डिराइव होंगी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, तो हम ये इस बात का फैसला ले रहे हैं कि इंडिया कैसा होगा, सोवरेन होगा। ये हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है। सोशलिस्ट, ये पहले हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि इसकी एक वजह थी, इसकी हम बात करेंगे। सेकुलर भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में नहीं देखने को मिलता था, आज देखने को मिलता है, इसकी भी वजह थी। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये सारा हमें वहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी की बात और फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन किया और कुछ एक प्रोविजंस उसके जो हैं लागू करवाए। तो ये टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल की बात करें कि प्रियम्बल से हम क्या क्या इंटरप्रीट कर सकते हैं, प्रियम्बल से हम क्या क्या इंटरप्रीट कर सकते हैं।
तो जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे तो एक ये हमें समझ में आ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं हम। तो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हमने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो अल्टीमेटली सारी पावर हम में है, हम इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो 5 साल में हम उनका तबादला कर देते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये भी ऑप्शंस होता है, रिकॉल जैसा ऑप्शंस होता है कि भैया किसी आदमी को जो है उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जापान में, इक्वाडोर में, स्विट्जरलैंड में इस तरीके के प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा ये बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की, सोवरेन होगा हमारा देश सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेसी यहाँ पर होगी, ये सारे वर्ड्स हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये बताता है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, वो अचीव करेगा जस्टिस हर आदमी को, जो अंग्रेज़ हमें नहीं प्रोवाइड करा रहे थे, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, हर तरीके की लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये एश्योर करेगी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बनी रहे, और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है नेशन की वो बनी रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बताता है। चौथी चीज़ ये हमें बताता है डेट, कि भाई हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जिसमें हम खुद लोग हो गए, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स कि भाई जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, डेट 26 नवंबर 1949। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी जैसे बिल्कुल अमेरिका में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरीके से हमने लिया वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम सब आगे डिस्कस करेंगे। बस एक डेट की बात जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हमें दो कॉन्स्टिट्यूशन में दो डेट्स देखने को मिलती हैं, एक 26 नवंबर, एक 26 जनवरी। तो 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब 284 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा और फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे प्रोविजंस, कुछ एक प्रोविजंस को छोड़ के जो पहले 26 नवंबर को लागू हो चुके थे, सारे प्रोविजंस लगभग उस दिन लागू हुए। 26 जनवरी हमने इसलिए चुना, वो लाहौर सेशन की बात है, 26 जनवरी 1930 जब हमने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया, जो 1929 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके एवज पर। अब ये दो डेट्स हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलते हैं इसी तरीके से, जैसे कि वहाँ एक डेट होती है 17 सितंबर और दूसरी डेट होती है 4 मार्च की, एक होती है 1787 की, एक होती है 1789 की। 2 सालों में, हमारे यहाँ तो बहुत कम समय है, उसके यहाँ 2 सालों का हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस बीच में वो रेटिफिकेशन होना था। रेटिफिकेशन इसलिए होना था क्योंकि वो एक फेडरेशन था, तो जो स्टेट्स थे उनसे वो कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई कराया जाना था। देखिए प्रोविजंस उस समय 7 ही प्रोविजंस उन्होंने बनाए थे और 4 महीने में वो प्रोविजंस उन्होंने तैयार कर दिए थे। बहुत कम प्रोविजंस उनके कॉन्स्टिट्यूशन में थे उस समय। इवन फंडामेंटल राइट्स की बात भी उस समय उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो बाद में ऐड की गई है। तो 2 डेट्स हमें 17 सितंबर 1787 और फिर 4 मार्च जब वो रेटिफिकेशन होने के बाद फाइनली जब स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर देते हैं, तो 4 मार्च 1789 हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से 26 नवंबर, 26 जनवरी जो है हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे जो हमारे आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि किस तरीके का स्टेट हम बनाना चाहते हैं। तो सोवरेन, ये भी वही सोवरानते, इस तरीके के वर्ड्स हैं, सुपरनोस जो लैटिन से शुरू हुए हैं कि भाई आप किसी की ना तो डिपेंडेंसी है ना आप किसी की डोमिनियन है। जैसे कि अगर बात करें कि जब हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ उससे पहले से हम जो थे डिपेंडेंसी थी, इंग्लैंड हमारे लिए सारे नियम कानून बनाता था, और उसके बाद से और 1950 26 जनवरी 1950 तक जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता तब तक हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब होता है इन द नेम ऑफ, डिपेंडेंसी तो पूरी हो ही गई, डिपेंडेंसी में सारे नियम कानून, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो अंग्रेज़ों के ऊपर थी, वही सारे लॉज बनाती थी, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे उससे आगे के धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, काउंसिल एक्ट 1909, वो सारी की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की होती थी, वो वहाँ से चीज़ें तैयार होकर आती थी। डोमिनियन का मतलब होता है कि इन द नेम ऑफ किंग, यानी कि असली जो मालिक है वो राजा है, तुम यहाँ पर बैठकर उसका जो है रूल चला रहे हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो सोवरेनिटी का मतलब है जैसे हमने देखा कि इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले हम पूरा डिपेंडेंसी थे, और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो वो उस समय हम डोमिनियन थे। डोमिनियन इसीलिए थे क्योंकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे। तो सोवरेन का मतलब होता है ना तो आप किसी पे डिपेंड है, ना किसी पे आप किसी के डोमिनियन है, पूरा कंप्लीटली आप फ्री हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली भी सारे डिसीजंस लेने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, इंटरनली भी आप सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसा नेहरू जी ने बोला है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम सोवरेन बनाएंगे। अब कुछ एक चीज़ें हैं, 1949 में जो पीएम कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इंडिया ने कॉमनवेल्थ जो मेंबरशिप थी वो बरकरार रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी सोवरेनिटी जो है वो दब जाएगी। यानी कि रानी या राजा अगर इंग्लैंड से होता हुआ हिंदुस्तान आएगा तो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सर आइए बैठ जाइए, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और कॉमनवेल्थ में जो किंग है, जो क्राउन है, वो एक सिंबल के रूप में देखा जाता है, हेड के सिंबल के रूप में देखा जाता है। तो इसकी एक बड़ी मज़ेदार इसकी भी एक स्टोरी है 1949 पीएम कॉन्फ्रेंस की। कॉमनवेल्थ की ये कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में होनी थी, जिसमें पाकिस्तान, सीलोन जिसको हम श्रीलंका बोल देते हैं, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के मेंबर्स वहाँ पर आने थे। और ये जो कॉमनवेल्थ थी इसमें वो लोग शामिल हो सकते थे या तो जो ब्रिटिश हों या ब्रिटिश डोमिनियन जो भी स्टेट्स हों, इस तरीके की जिनके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, तो वो इसमें शामिल हो सकते थे। अब 1949 में जब ये कॉन्फ्रेंस होती है, पीएम कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर नेहरू जी भी मौजूद होते हैं, और इस बात का अंदाज़ा लग चुका था, इस बात को ओपनली बोला जा चुका था कि इंडिया अपने आप को रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर करने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल में 1949 में, और आगे नवंबर में जाके हम क्या करेंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेंगे, क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, रिपब्लिक जहाँ पर होंगे। तो रिपब्लिक का मतलब होगा यानी कि अब राजा, इंग्लैंड का राजा हमारा हेड नहीं होगा, हमारा हेड अब से नया होगा। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल में, तो सबको पता था कि भाई इंडिया जो है वो अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करने वाली है। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो था यही कि इंडिया के साथ रिलेशंस अब किस तरीके से बरकरार करेंगे। देखिए, अपने आप में इंडिया का बोलबाला आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहाँ जो कनाडा की गवर्नमेंट थी, उनका ये कहना था कि अगर इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ से ख़त्म कर दी गई, कि वो ये रिपब्लिक अपने आप को डिक्लेयर करने वाला है, इंडिया की मेंबरशिप अगर ख़त्म कर दी गई तो होगा ये कि पाकिस्तान भी यहाँ से भाग जाएगा, सीलोन श्रीलंका भी यहाँ से भाग जाएगा, साउथ अफ्रीका भी भाग जाएगा, और कॉमनवेल्थ जो है वो गिर जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, इंडिया अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर रहा है, इसके साथ साथ वो कॉमनवेल्थ का मेंबर रह सकता है। और यहाँ पर चेंज ये हुआ कि पहले जो किंग एक हेड के, एक जॉइंट हेड के रूप में शो किया जाता था कि ये भैया इन सब का हेड है, अब वो सिंबल हो गया फ्री एसोसिएशंस ऑफ द स्टेट। इंडिया ने देखिए पूरी दुनिया पे जो हुकूमत कर रहा था 1949 में, उस पर कैसे बदलाव किया। और इससे मज़े की बात ये जानिए कि 4 दिन पहले ही आयरलैंड ने अपने आप को डिक्लेयर किया था। जो मीटिंग हुई इससे कुछ दिन पहले ही आयरलैंड ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। जब उसने इसको अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी इन्होंने, और वो पड़ोस में बिल्कुल इनके, हम तो बहुत दूर बैठे हुए थे इंग्लैंड से, वो तो बिल्कुल इनकी शक्ल भी इनकी लोगों की आपस में मिलती होगी, बोलचाल भी इनकी मिलती होगी, बोली भी मिलती होगी। इंडिया का आप बोलबाला देखिए 1949 में, अगर इंडिया को ये लोग मना कर देते तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही थी कि ये लोग ये भी नहीं रहेंगे। तो 1949 में जब हमने ये मेंबरशिप ली तो इसका अपोज तो हुआ। जब इंग्लैंड में ये बात, इंडिया में ये बात पता चली कि नेहरू जी ने ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन दे दिए कॉमनवेल्थ में रहने की, तो
सब इस बात पर गुस्सा हुए कि वो लोग जो हम पे 200 साल तक रूल कर रहे थे, आप उसकी मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। और ये एक अच्छा डिसीजन भी माना जाता है, क्योंकि उस समय जब वर्ल्ड जो है दो ब्लॉक्स में बढ़ चुका था, एक तरफ रशिया प्रेशर डाल रहा था, एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा था, तो पुराने जो संबंध हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि पुरानी जो गलतियां हैं, पुरानी जो सीख है, पुरानी जो अच्छाइयां हैं, उसको आगे या तो कंटिन्यू करें या ना कंटिन्यू। गलती है तो ना कंटिन्यू करें, अच्छाई चीज़ है तो उसको कंटिन्यू करें। जैसे 1858 में ब्रिटिशर्स ने भी किया। ब्रिटिशर्स ने जब 1858 में वाइसरॉय बनाया और वो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको लिक्विडिफाई कर दिया, तो वहाँ पर उन्होंने सेक्रेटरी बनाया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई। तो इस 15 मेंबर की काउंसिल में ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग नहीं थे, इसमें जो ये कंपनी थी उसके भी लोग थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था वो हमारे काम आएगा। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दें, सब कुछ नए से शुरू करें। तो इनका ठीक इसी तरीके से जो इंग्लैंड है, इसके साथ जो हमारे पुराने रिलेशंस हैं, वो इस टर्मोइल से, ये जो सिचुएशन चल रही है, इससे हमें ज़रूरत पड़ने पर बचा सकती है। लेकिन जैसे अपोजिशन हुआ तो वहाँ पर ये बात बोली गई कि ये एक एक्स्ट्रा लीगल डिक्लेरेशन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं होगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र है। इंडिया फ्री है, जब चाहे इस एसोसिएशन से बाहर हो सकता है, कोई दबाव नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी की अपनी पर्सनल इच्छा के तौर पर जो है वहाँ पर इंडिया को ऐड कराया गया। ठीक उसी तरीके से चाहे इंडिया की मेंबरशिप हो यूएन में, इंडिया उन देशों में से है जिसने यूनाइटेड नेशंस की नींव रखी है। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया उन देशों में से आता है जिसने यूएन को खड़ा किया है। लेकिन यूएन में भी इसकी मेंबरशिप ये बात इंश्योर नहीं करती कि इंडिया पर किसी तरीके का दबाव है। वो सारे फैसले अपनी मर्जी से ले सकता है, सारे चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली, और इसी सोवरेनिटी के बेसिस पर वो कोई भी पार्ट एक्वायर कर सकता है और कोई भी पार्ट सीड कर सकता है, छोड़ सकता है या एक्वायर कर सकता है। तो सोवरेनिटी की बात कुछ ऐसी जो है हमें देखने को मिलती है। बात करें सोशलिस्ट की तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत भारी भारी शब्द हैं ये। एक एक सिंगल शब्द जो है अपने आप में कई पन्नों की कहानियाँ लिख सकता है। नॉट इनिशियली, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोशलिस्ट वर्ड जो है हमें इनिशियली देखने को नहीं मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देखा, वहाँ सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जुड़ता हुआ देखा। अब इनिशियली क्यों नहीं था? इनिशियली इस नहीं था, ना तो नेहरू जी ही इसके फेवर में थे, ना अंबेडकर साहब ही इसके फेवर में थे। नेहरू जी का ये कहना था कि सोशलिस्ट को लेके बहुत सारा डाइवर्जन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कोई कह रहा है ऐड करो। जैसे हमने कहा कि प्रियम्बल की जब डिबेट होगी तो वहाँ लोग ये बोलेंगे कि इसको आप इंडिया ना लिखो, इसको आप लिखो द यूनियन, जैसे यूएसएसआर है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसे लिखो इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, इस तरीके से लिखो। आप गॉड को इसमें इंक्लूड करो, भगवान को इसमें इंक्लूड करो, आप गांधी जी को इसमें इंक्लूड करो। तो उस तरीके से डिबेट में बहुत सारे डाइवर्जन्स देखने को मिल रहे थे सोशलिज्म पर। कुछ कह रहे थे हाँ, कुछ कह रहे थे ना। तो नेहरू जी ने इस बात को स्किप कर दिया कि भैया सोशलिस्ट पर क्योंकि बहुत डाइवर्जेंस है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वहीं अंबेडकर साहब का ये कहना था कि सोशलिस्ट अगर हम लिख देंगे तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। डेमोक्रेसी के खिलाफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोग फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे उन्हें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए। तो ये हम लोगों पर छोड़ देते हैं, उन्हें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए, ये जो संविधान बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल बना रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे हम कौन होते हैं। इसीलिए सोशलिस्ट का वर्ड जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता। बाद में जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ 1959 में जो आबादी सेशन था उसमें देखिए सोशलिस्ट, अगर ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म के फीचर्स नहीं थे। पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म के फीचर्स थे। अगर हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे तो वहाँ पर ये बोलता है कि भैया जो हमारे लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वहाँ स्टेट ये कोशिश करेगा कि उन लोगों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिल सके, यानी कि मजदूर भी हो लेकिन कंपनी का मैनेजर, मालिक एक तरीके से भी हो। दूसरी तरफ जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं जो देश के,
वो इस तरीके से ना बटे हों कि भाई वो किसी एक के पास जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, या वेल्थ का एक्यूमुलेशन जो है वो किसी एक के पास ना हो जाए, इस तरीके से वो सब पे लगभग बराबर तरीके से बांटा जाए। तो ये सोशलिज्म के जो फीचर्स थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद थे। ये सोशलिस्ट लिखने से नहीं आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस में हमें इसकी झलक देखने को मिलती है, लेकिन एक्सप्लिसिटली सामने से आबादी सेशन 1955, चेन्नई का शहर आबादी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पर जब सेशन होता है कांग्रेस का तो इस सेशन में ये बात बोल दी जाती है कि भैया हम जो है सोशलिस्ट पैटर्न जो है अपनाएंगे। इसके बाद नेहरू जी जो है वो निकिता और जो निकोलाई, जो रशिया है उसमें ऐसे ही नाम होते हैं, निकिता, खुरुश्चेव, निकोलाई, तो इन लोगों को, ये रशिया के प्रीमियर थे, बड़े लोग थे, तो इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए आबादी सेशन में। उसके बाद ये जाते हैं, जाने के बाद इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए आप जो है इंडस्ट्री लगाइए हिंदुस्तान में। और ये जो आबादी सेशन हुआ था ये इस चीज़ का बेसिकली एक रिफ्लेक्शन था कि इन लोगों, रशिया मतलब क्योंकि इसी तरीके के सोशलिज्म पर ही बात करता है, तो हमने उसके वहाँ के लोगों को वो दिया, इन्विटेशन दिया कि आइए। और नेहरू जी जब वहाँ गए तो बहुत मज़ेदार मतलब वहाँ कहानी हुई, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि नेहरू जी जब निकिता और निकोलाई से मिलने गए तो वहाँ पर इनको ले जाया गया सेंट्रल पार्क में मतलब इनका कुछ सेरेमनी होनी थी। तो वहाँ पर ये क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग जो है लाइनों में लगे हुए थे। नेहरू जी पूछते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि ये पार्क के टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, टिकट मिल रहे हैं। तो नेहरू जी कहते हैं यार ये अजीब बात बता रहे हो, तो मतलब है कैसे, जो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, वहाँ पर जो है ये पार्क लोगों के लिए खुले हुए हैं, और अब से नहीं खुले हुए हैं, 1800 के आसपास से खुले हुए हैं। वहाँ पर कोई भी आता है, बैठता है, प्यार करता है, रोमांस करता है, और आप सोशलिस्ट कंट्री हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ जनता के लिए, आप टिकट लगा रहे हैं। तो तभी हबड़ तबड़ में वो टिकट कैंसिल कर दिए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इन टिकट्स को कैंसिल कीजिए। और ऐसा एक बार आर्टिकल भी आया कि एक पर्सन जो कि जिन्होंने नेहरू जी को थैंक दिया इस बात के लिए कि पहले जहां उनके दुगने पैसे खर्च होते थे, कि पहले पार्क में बैठते थे फिर डांस करते थे, तो 2 तरीके से टिकट लेना पड़ता था, वहां उनका टिकट का खर्चा आधा हो गया था नेहरू जी की वजह से। उनको रोमांस करने का और ज़्यादा मौका मिल गया था रोमांस करने की वजह से। तो हो सकता है नेहरू जी का जो गुलाब यहाँ रखा था उससे नेहरू जी ने कुछ इंस्पिरेशन जो है वो पहुँचाई हो। तो आबादी सेशन के बाद ये निकोलाई और जो है निकिता जो है हिंदुस्तान आते हैं, और इसमें बहुत एक्सप्लिसिटली सोशलिज्म की बात हुई। अब सोशलिज्म 2 तरीके का हो सकता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो ट्रेडिशनल सोशलिज्म कि भाई नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं, चाहे साबुन हो, चाहे चप्पल हो, कुछ भी हो, टेप हो, वो सारा का सारा कौन बना रहा है, उसका सबका नेशनलाइजेशन है। हम क्या देखेंगे, पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में भी हमें ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं कि बहुत डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम थी, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो मंजन हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे और भी कोई चीज़ें हो, उसमें डाइवर्सिटी बहुत कम थी। एक ही तरीके का साबुन हमें देखने को मिलता था नहाने वाला, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन वो 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स हुए तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत बड़े बड़े मतलब जो है कंपनीज़ ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक वही ट्रेडिशनल, डेमोक्रेटिक जहाँ पर हम प्राइवेट इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं, जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि भैया सरकार तो चीज़ों को चलाएगी ही चलाएगी, लेकिन प्राइवेट इकोनॉमी को भी हम मना नहीं करते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है। जब इस बात पर डिबेट हो रही थी कि भैया जैसे बिपिन चंद्र साहब हैं, बिपिन चंद्र साहब सोशलिज्म को भी वेग वर्ड मानते हैं और सेकुलरिज्म को भी वेग वर्ड मानते हैं। कहते हैं सोशलिज्म बेकार है, इसका वाजिब जो मीनिंग होना चाहिए वो आपने हिंदुस्तान में लागू नहीं कर रखा है। वहीं सेकुलरिज्म को वो बोलते हैं कि इंडिया को सेकुलर स्टेट ना कह के रिपब्लिक हैविंग रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन बोलना चाहिए, कि वो रिपब्लिक जिसको ना सारे रिलीजन्स के प्रति रेस्पेक्ट है, ऐसे बोलना चाहिए।
तो जब ये बात उठी तो इंदिरा गांधी ने ये बोला कि भैया सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर दें, ये हमारा ब्रांड नहीं है सोशलिज्म का, हमारा अपना ही ब्रांड है, हमारा अपना ही ब्रांड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पर हम प्राइवेट इकोनॉमी को भी जो है बढ़ावा देते हैं। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कुछ एक केसेस हुए जिसको हम देखें। एक्सेलवेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर कोर्ट ने बोला सोशलिज्म नॉट इन ट्रू मीनिंग। क्या बोला, कैसे बोला, हुआ क्या था ऐसा? एक्सेलवेयर एक कंपनी थी, कपड़ा बनाती थी, कुछ एक 400-500 मजदूर यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन किसी वजह से, अपनी मांगों की वजह से, पैसा वैसा बढ़वाने की वजह से ये थोड़े से हॉस्टाइल हो गए थे। जो कंपनी के रिलेशंस थे मजदूरों के साथ, लेबर के साथ, वो कंटिन्यूसली जो है वो डिट्रॉइट हो रहे थे, ख़राब होते जा रहे थे। शुरू में कोशिशें की गई कि ठीक है चलो आपकी थोड़ी बहुत 19-20 बातें मानी गई, लेकिन चीज़ें उस मकाम पर पहुंच चुकी थी कि अब दोनों के बीच में, मतलब कंपनी और जो लेबर थी उसके बीच में सही चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे कई सालों तक जब चलता रहा तो इस एक्सेलवेयर कंपनी ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट मतलब एप्लीकेशन भेजी कि भाई हम अपनी कंपनी बंद करना जबकि ये प्राइवेट कंपनी थी, कि हम अपनी कंपनी बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेबर से हमारे जो टर्म्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इसको मना कर देती कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब ये ऐसा नहीं कर पाते तो ये कोर्ट में केस डालते हैं। कोर्ट में बात आती है सोशलिज्म की, और जब कोर्ट में बात आती है सोशलिज्म की तो कोर्ट वहाँ पर कहता है कि सोशलिज्म का मतलब तो है नेशनलाइजेशन, सोशलिज्म का मतलब तो है नेशनलाइजेशन, लेकिन जब तक इंडिया में प्राइवेट जो इकोनॉमी है उसको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तब तक सोशलिज्म ट्रू मीनिंग में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने ये बात इंश्योर कर दी कि सोशलिज्म का मतलब तो है कि भाई नेशनलाइजेशन, सब चीज़ पे सरकार की मोहर लगा दो, लेकिन जब तक प्राइवेट हमारे पास इनकम है, प्राइवेट इकोनॉमी है, तब तक हम इसको सही तरीके से, मतलब एक्चुअल मीनिंग में हम इसको लागू नहीं कर सकते। तो एक्सेलवेयर में जो है सोशलिज्म की एक जो नई चीज़ें, इंडियन ब्रांड जो है सोशलिज्म की, वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये केस होता है डीएस नकारा, 1983 का ये केस रहा नकारा साहब का, 1979 का एक्सेलवेयर का रहा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इन ईयर्स को याद रखें, हाँ वर्ड्स अगर आप याद कर लें या ना भी, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कोट करें। बेसिक स्टोरीज में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझना, याद रखना बहुत ईजिली हो जाता है, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही है। जैसे डीएस नकारा साहब की बात ले लें तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी, वो स्कीम थी पेंशन से रिलेटेड। अब ये पेंशन से रिलेटेड जो स्कीम थी, इसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक 31 मार्च या दिसंबर की बात थी, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट इन्होंने चूज कर रखी थी कि इस डेट को या इसके बाद जो भी लोग रिटायर होंगे उनको, उनकी पेंशन में कुछ उनको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन इससे पहले के जो लोग रिटायर होके बैठे थे वो फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल रहा था। तो जब ये लोग कोर्ट में पहुंचे कि भाई ऐसे आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन है, आप एक आदमी को तो जो है अच्छी खासी पेंशन दे रहे हैं, उसमें जो भी आपने बढ़ोतरी कर रही है, दूसरे को आप नकार रहे हैं, जबकि दोनों एक ही तरीके की सर्विस से रिटायर हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एक तारीख के पहले रिटायर हुआ, एक तारीख के बाद रिटायर हुआ। तो यहाँ पर जब सोशलिज्म की बात आती है तो कोर्ट ये बात बोलता है कि सोशलिज्म का, इंडियन सोशलिज्म का एक्चुअल मीनिंग है जो इनकम में इनइक्वालिटीज़ जनरेट हुई हैं उनको ख़त्म करना है, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ जनरेट हुई हैं उनको ख़त्म करना। और साथ ही साथ वो ये बोलता है कि इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म विद अ टिल्ट टूवर्ड्स गांधीयन, यानी वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का क्या है, मिक्स है, ज़्यादा झुकाव उसका गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। और इसी तरीके से जेबी पंत वर्सेस यूपी, उस समय जो है 2000 की ये बात है, हमने देखा उत्तराखंड जो है बाद में हमें अलग होता हुआ दिखेगा।
तो ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी, कुछ लोग थे जिनकी परमानेंसी, ये केस इस तरीके के आज भी चलते रहते हैं। एडहॉक पे लोगों को हायर कर लिया जाता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं, परमानेंट नहीं हो पाते। ऐसे ये लोग थे, परमानेंट नहीं हो पा रहे थे, कोर्ट में केस डाला। तब कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यहाँ इस बात को इंश्योर कर दिया गया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो यूज़ है वो यूज़ है पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज़ दैट टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, ये यहाँ पर कोर्ट ने इंश्योर किया। तो ये सोशलिज्म जो एक्चुअल मीनिंग में है वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता है। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि वी हैव आर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, हमारा अपना ही ब्रांड है। कोर्ट ने भी इंश्योर कर दिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और सोशलिज्म को ट्रू मीनिंग में लागू नहीं किया जा सकता एक्सेलवेयर केस में। 1991 की पॉलिसी हम देखेंगे जहां पर हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसने सोशलिज्म को डाइल्यूट किया है। जैसे हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड की जो 25% पीपल हैं उनके पास 75% प्रॉपर्टी है, बाकी 75 लोगों पे वर्ल्ड की 25% प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही ज़्यादा इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है। बहुत कम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लोगों पर बहुत कम प्रॉपर्टी। और इसके बाद ये जो 1991 के रिफॉर्म्स हुए, इसने तो और चीज़ों को बदला ही है, प्राइवेट। और अब तो लोग ऐसे भी एक्यूजेशंस लगा रहे हैं कि ये जो मोदी जी की गवर्नमेंट है इसकी वजह से बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे हिंदुजा ग्रुप हो, गोदरेज ग्रुप हो, बजाज ग्रुप हो, ये लोग जो है सीन से बाहर हो गए हैं और वेल्थ जो है वो बेसिकली दो लोगों के पास आ गया है। बेसिकली मतलब वो कहना चाह रहे हैं अडानी जी के और अंबानी जी के। तो इसके बारे में आपके जो अपने भी मत हैं वो आपके अपने पर्सनल है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो 1991 की पॉलिसी ने इसको और डाइल्यूट किया। दिस इज सोशलिस्ट। अब बात करेंगे सेकुलरिज्म की। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पहले देखने को नहीं मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब दो बातें हैं कि पहली बात तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में था क्यों नहीं, और अगर था नहीं तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले सेकुलर नहीं था। तो इसके रेस्पेक्ट में भी चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें चाहे अंबेडकर जी की बात करें, दोनों के व्यूज़ ये थे कि सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको होना नहीं चाहिए। नेहरू जी का ये मानना था कि सेकुलर जो है वो एक हैप्पी वर्ड नहीं है, अच्छा वर्ड, खुश वाला, मतलब खुशी देने वाला वर्ड नहीं है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि नो रिलेशन इन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट, यानी स्टेट में और चर्च में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे हमने देखा विपिन चंद्रा साहब क्या कह रहे हैं कि इंडिया को सेकुलर स्टेट नहीं बोलना चाहिए, इंडिया को बोलना चाहिए रिपब्लिक हैविंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाइए और वहाँ पर आप देखिए कि चर्च में और स्टेट में, यानी कि कंट्री में और इस रिलीजन में कोई भी हमें जो है रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका में आप 4 शादियां नहीं कर सकते। आप अमेरिका में जो है जो भी लॉज हैं मतलब वो सभी के बराबर हैं। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लॉज आप पे लागू होते हैं। सिख हैं, आपको कुछ प्रिविलेज मिल जाती हैं, आप कृपाण रख सकते हैं। आप मुस्लिम्स हैं, आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें फ्रांस को, फ्रांस जिसके रेस्पेक्ट में यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछ चुका है, उसके सेकुलरिज्म के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन पूछ चुका है। और क्योंकि फ्रांस उन देशों में आता है जो सेकुलरिज्म के लॉज को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप चार्ली हेब्डो को देखिए, चार्ली हेब्डो और बहुत ज़्यादा लिबरल भी जो है वो अपने आप को दिखाता है या माना जाता है। चार्ली हेब्डो ने जब मोहम्मद साहब के कार्टून छापे तो उसके रेस्पेक्ट में वो फायरिंग्स हमें देखने को मिलती है। या बात करें एक बुरकिनी की, एक होती है बिकनी जो कि आप समंदर के किनारे जो है पहनते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये, ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में 2006-07 के आसपास की बात रही होगी, वहाँ पर एक डिज़ाइनर सामने आती हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आती हैं बुरकिनी का।
वो क्या बुर्किनी मीन्स, देखिए जैसे एटाइमोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है, बुर्किनी, बुरका प्लस बिकिनी, बुरका प्लस बिकिनी हो गया बुर्किनी। तो उन्होंने इस तरीके के ड्रेसेस बनाए जो पूरा बॉडी को ऊपर से नीचे तक कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप बिकिनी पहनेंगे तो सिर्फ आप कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं, रिलीजन, इस्लाम रिलीजन को आप खुश नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के हिसाब से जो फीमेल्स हैं उनको पूरा बॉडी जो है वो ढका होना चाहिए। जैसे जो मैंने आयतें पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है अपनी बॉडी के पार्ट्स, मतलब प्राइवेट पार्ट्स मतलब कि हम सिर्फ रिप्रोडक्टरी पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है उस हिसाब से इनको शोल्डर्स को, टमी को भी प्राइवेट पार्ट्स में इंक्लूड किया गया है कि ये आप उन लोगों को ही दिखा सकते हैं, उन लोगों के सामने ही आप इन लोगों को इसको जो है रिवील कर सकते हैं, जो आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, आपके फैमिली के मेम्बर्स हो। जब आप जनरल पब्लिक में जाएं तो आपको ये ढकना होगा। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, उन्होंने बुर्की नहीं बनाई, उसमें क्या था कि सिर्फ आपके हाथ दिखते हैं और आपका फेस का इतना हिस्सा दिखता है, तो आप पूरा यहाँ से भी कवर हो जाते हैं और नीचे से भी कवर हो जाते हैं, टाइट ड्रेस वो होती है। तो जब ये चीज़ फ्रांस में पहुंची तो फ्रांस ने इसको भी मना कर दिया। 2015-16 की बात रही, इसको भी मना कर दिया। और यूपीएससी ने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि उससे रिलेटेड एक केस हुआ था कुछ समय पहले, एक इलाका रहा होगा फ्रांस का, उसने प्रेशर में आके, जब मुस्लिम फीमेल्स की तरफ से प्रेशर आया तो उन्होंने जो है उस पर से बैन हटा लिया, बुर्किनी पर से बैन हटा दिया। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या करा, उस बैन को वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया और इसी रिस्पेक्ट में जो है यूपीएससी ने सवालात किए। तो ये होता है सेकुलरिज्म का ट्रू मीनिंग कि भैया रिलीजन को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने बुर्किनी को रिस्पेक्ट नहीं दी, हमें मतलब नहीं है आपको, ये आप पहन नहीं सकते हो यहाँ पर। लेकिन जो है हमने उस कॉन्सेप्ट्स को चेंज किया है। तो यहाँ पर इनिशियली इसीलिए हमें देखने को नहीं मिलता है क्यों नेहरू जी का ये कहना था कि भाई ये हैप्पी वर्ड नहीं है। वहीं अगर अंबेडकर साहब की बात करें तो अंबेडकर साहब का ये मानना था कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो इस बात को इंश्योर करती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश सेकुलर है। जैसे और प्रोविजंस की बात कर लें, अनटचेबिलिटी की बात कर लें, तब भी ये डिबेट हुई, तब भी अंबेडकर साहब ने कहा कि हमें अनटचेबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर लगाई गई पाबंदियां, हमने जो लैंग्वेज लिखी है वो अनटचेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। हमने जो लैंग्वेज लिखी है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, वो सफिशिएंट है। हमें उसमें गार्डन्स, ट्रेन्स, सिनेमा हॉल्स ये सारी लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसी डिबेट हो रही थी कि आप इस पे जो है ऐड कीजिए इस पे ये सारे वर्ड्स, ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पर्याप्त प्रोविजंस हैं जो ये इंश्योर कर रहे हैं 25, 26, 27, 28 आप कोई भी रिलीजन मान सकते हैं, आप कोई भी फेथ कर सकते हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में क्यों ऐड किया गया इसकी भी हम बात देखेंगे, इसकी भी हम बड़ी अच्छे इंसिडेंट्स हुए बहुत ज़बरदस्त, वो भी देखेंगे। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म हमने अपनाया। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को जो है हम एक तरीके का भाव दे रहे हैं, सभी को सेम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हमने इस्लाम के प्रति ये रेस्पेक्ट दिया कि आप 4 मैरिजेस कर सकते हैं, आप हज पे जाते हैं तो हज पे जाने के लिए कुछ एक मतलब गवर्नमेंट्स की तरफ से, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स की तरफ से अलग अलग ड्राइव्स चलाई जाती हैं। तीर्थ यात्रा को लेकर देखिए एमपी की गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है फ्लाइट से जो है अब तीर्थ यात्रा करवाएंगे। वहीं जब कांवड़ होती है तो कुछ स्टेट्स में जो है फूल बरसाए जाते हैं। तो हम ना तो ऐसे कह सकते हैं कि हम अथीस्ट स्टेट हैं, अथीस्ट स्टेट की जो एंटी रिलीजन होता है कि देश रिलीजन के खिलाफ है, ना हम प्रो रिलीजन है। प्रो रिलीजन मतलब थियोक्रेटिक स्टेट की भैया जिसका अपना एक रिलीजन होगा, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम होना ही चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो वो थियोक्रेटिक स्टेट श्रीलंका हो गया, हमारे बांग्लादेश हो गया, आसपास हम इन्हीं तरीके के देशों से घिरे हुए हैं। वहीं फिर एक सेकुलर स्टेट निकल के आता है, कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, चारों तरफ से हम इस तरीके से घिरे हुए हैं। तो भैया ये दर्शाता है जो बात अंग्रेज़ों ने बोली कि इंडिया मदर है सिविलाइजेशंस का,
तो ये जो छोटी छोटी बातें हमें देखने में लगती हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स, जिनकी रूट इतनी बड़ी बड़ी हैं, इस बात को इंश्योर करती है कि इंडिया होमलैंड है, मदरलैंड है दुनिया की और बाकी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस का। तो हमने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया, हमने इस्लाम को भी रेस्पेक्ट दिया, हमने हिंदुइज़्म को भी रेस्पेक्ट दिया, हमने सिखिज़्म को भी रेस्पेक्ट दिया। कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो यहाँ पर आके पनप ना सका हो। हमें तो यहूदी भी देखने को मिलते हैं, साउथ के पार्ट में आप जाइए, स्पेशल जो है एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि वो जब यहूदी भागे तो हिंदुस्तान की तरफ भी आए और यहाँ पर आके उन्होंने जो है अपनी स्पेसिफिक कॉलोनीज़ बना रखी हैं। तो कोई भी ऐसा रिलीजन, वहीं आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में देखिए हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर जो है आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें हिंदूज़ भी हैं कि भाई आप हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी ज़बरदस्ती शादियां करवा देते हैं। और ये तब होता है जब वो माइनर एज की होती हैं, वो अडल्टहुड में जा भी नहीं पाती हैं, तब आप ये काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया की कि हमने जो है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है वो सेकुलरिज्म का अपनाया। और सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसमें सेकुलरिज्म देखेंगे। आगे चलेंगे, बात करें डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी, जैसे हमने बात करी कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोक्राटिया, रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर सुप्रीम पावर कहाँ से आती है? हमने देखा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों द्वारा, लोगों में से। तो ये लोग ही हैं जो सरकार बना रहे हैं। अब ये डायरेक्टली भी बना सकते हैं, इनडायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे गांव की पंचायत देखिए आप, एक छोटे लेवल पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है कि भाई लोगों ने खुद ही फैसला लिया। चोर आ जाते थे तो लोग पहले खुद ही डिसीजन लेती थी, पुलिस तो उतनी होती नहीं थी कि भैया सबके गाँव में जाके जो है पहरा दें। वहाँ पर लोगों ने क्या फैसला लिया? वहाँ पर लोगों ने ये फैसला लिया कि हर घर से हर आदमी जो है पहरे पर निकलेगा। मैं ऐसी पुरानी कहानियाँ सुनता हूँ, जब पुराने बचपन में अपने गांव जाता था तो देखता था भाई आज उसका पहरा लग रहा है, आज उसका पहरा लग रहा है। ये लोग पूरी रात जागते थे बड़े बड़े डंडे लेके, क्योंकि बड़ी दहशत थी। आज आप बड़ा सिक्योर फील करते हैं, उस समय बड़ी दहशत थी जब हम छोटे छोटे थे कि हमला कर दिया, पूरा पूरा घर लूट लिया, शादी होने वाली थी, पूरा पूरा घर लूट लिया, शादी होने वाली थी। आप सोचिए अगले दिन 2-3 दिन में शादी है, पूरे हीरे जवाहरात, हीरे तो नहीं मतलब जो भी सोना चांदी फीमेल के लिए जो तैयार किए गए वो सारे लूट लिए। तो वो पहरा लगता है, वो डेमोक्रेसी का बहुत छोटा सा पार्ट हो गया कि लोग आए इकट्ठा होकर उन्होंने फैसला लिया कि हम इस तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रदान करेंगे अपने ही गांव को। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट जैसे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलता है, डायरेक्ट जैसे स्विट्ज़रलैंड में हमें देखने को मिलता है, लिंचेस्टाइन में हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को नहीं मिलता है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग सीधे तौर से पार्टिसिपेट करते हैं रूल मेकिंग प्रोसेस में, जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं, या पुराना एथेंस जो हुआ करता था, पुराना जो आपने एम्पायर सुने होंगे, रोमन एथेंस, इन सब में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर एथेंस में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। यानी लोग जो है सीधे तौर पर रूल मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके 3-4 प्रोसेस हो सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, टूल्स हो सकते हैं कि भाई एक रेफरेंडम हो गया, एक इनिशिएटिव हो गया, एक रिकॉल हो गया, एक प्लेबिसाइट हो गया। इनिशिएटिव जहाँ पर लोग, जैसे इनिशिएटिव नाम बता रहा है, इनिशिएटिव मतलब शुरू करना, तो जहाँ पर लोग अपने आप से शुरू कर सकें कि हमें ये लॉस बनाने हैं। रेफरेंडम, रेफरेंस करवाना, जैसे कि सरकार ने कोई नियम कानून बनाया, वो रेफरेंडम के लिए लोगों से पूछे कि भाई ये कानून ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, स्विट्ज़रलैंड में जो सबसे पहला इनिशिएटिव हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला कि गाय भैंसों को ऐसे काट दिया जाता था। मतलब सोचिए आप, इमेजिन कीजिए कि कोई जिंदा आदमी जो है उसको काटा जा रहा है, तो इतना दर्द शायद कटने वालों को ना हो जितना देखने वालों को। तो उस समय 1800 के आसपास, मतलब अर्ली 1900 के आसपास की बात है, जब गाय भैंसों को इस तरीके से काटा जाता था, तो वहाँ पर हमें पहली बार इनिशिएटिव देखने को मिलता है कि इनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मतलब नशा इनको दिया जाएगा, जिससे कि ये लोग जो है बेहोश हो जाएं और इनको इतना दर्द ना हो।
और मज़ेदार इनिशिएटिव्स हमें स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलते हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई जो मीनारें हैं, खासकर मतलब बेसिकली इनका रेफरेंस जो है वो मस्जिदों से है, मस्जिदों के साथ जो मीनारें होती हैं, कि मीनारें आप खड़ी नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने एक ड्राइव चलाई कि बहुत सारी मज़ार आपको जगह जगह देखने को मिल जाती है, वो उन लोगों को उनको ख़त्म करने की बात कर रही हैं। ठीक उसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो मीनारें बन रही हैं ये ऐसे नहीं बन पाएंगी कभी भी, इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि मज़े की बात यह है कि सरकार ने लोगों को ये बोला कि आप इस इनिशिएटिव पर वोट ना दें। जैसे इनिशिएटिव शुरू किया गया, कुछ लोगों ने इनिशिएटिव शुरू किया, तो सरकार ने बाकी लोगों को बोला कि आप इसके फेवर में ना वोट दें, हम ये चाहते हैं। लेकिन लोगों ने फिर भी फेवर में वोट दिया और वो लागू हो गया। इवन स्विट्ज़रलैंड ने इस तरीके के इनिशिएटिव शुरू किए कि सभी मिलिट्री ख़त्म कर दी जाती है। स्विट्ज़रलैंड मतलब प्यार का देश है, रोमांस का देश है। आप देखिए पुरानी गोविंदा की पिक्चर्स जो हैं, करिश्मा कपूर की पिक्चर्स हैं, पुरानी सलमान खान की पिक्चर्स हैं, ट्रॉली पर शूट होती हैं, बर्फ़ गिर रही है, और मतलब इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। मेरी भी इच्छा है थोड़े बहुत पैसे अगर कभी हो भगवान की दुआ से तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो घूम के आया जाए। ऐसे प्यार वाले देश में लोगों ने ये इनिशिएटिव चलाया कि मिलिट्री को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ की मिलिट्री को ख़त्म कर दें, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन बाकी लोगों में थोड़ी सी समझ थी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है कैंसिल कर दिया। तो इनिशिएटिव जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से खुद चीज़ें शुरू कर सकते हैं, जैसे रेफरेंडम, वही रेफरेंडम सरकार ने भी ऐसा रेफरेंडम लोगों को दिया कि भाई अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत नई बात है। एक लॉ बनाया गया कि आप पब्लिकली जो है अपना पूरा फेस कवर नहीं कर सकते। बेसिकली उनका रेफरेंस भी बुरके से ही था। स्विट्ज़रलैंड में भी एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम्स की है, तो ये थोड़ा सा हमें सोचने वाली बात तो है ही कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पर उन लोगों ने ये बोला कि सिक्योरिटी के पर्पस से, कि भाई क्रिमिनल्स जो हैं वो अपना पूरा फेस ढककर, लेकिन इसका जो एक्चुअल इसका रीज़न था वो ये मुस्लिम्स पॉपुलेशन ही इसका एक्चुअल रीज़न है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप पब्लिकली जो है लॉ फेस नहीं ढक पाएंगे। इसके एवज में लोगों ने ये बोला कि भाई अगर आप इस तरीके से लॉज बनाते हैं तो आप उन लोगों को सोसाइटी से बाहर कर देंगे जो बिना मुंह छुपाए नहीं आ सकती। जैसे पर्दा गोशा नशीन औरतें बोली जाती हैं, गोशा नशीन बोली जाती हैं कि जो पूरे ऊपर से नीचे जो है मतलब ढकी होती हैं। ऐसा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मुझे अचानक से याद आया जब इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राइव चलाई थी 2004-05 के आसपास, जब उस पर फ़ोटो छापने लगे थे आपके वोटर आईडी कार्ड पर। लेकिन इसकी हम बात तभी करेंगे जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। छोटे से ब्रीफ में ये था कि उन्होंने फ़ोटो छापा तो कुछ लोगों ने, कुछ मुस्लिम पर्सनस ने इस बात का अपोज किया कि हमारी गोशा नशीन औरतें होती हैं, ये इनका तो पब्लिकली में ये तो कुछ मतलब चेहरा दिखा भी नहीं सकती हैं, आप पब्लिकली फ़ोटो छाप रहे हो, क्योंकि वो लिस्ट तो सबको ईजिली अवेलेबल होती है। तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि जो हमारी गोशा नशीन जो औरतें हैं ये तो सोसाइटी से बाहर हो जाएंगी, ये तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगी। लेकिन इस रेफरेंडम को भी लोगों ने हामी दी। तो ये रिकॉल होता है। रिकॉल में जब हम गवर्नमेंट को हटा देते हैं, किसी ऑफिसर को जो है हटा देते हैं फैसला लेकर, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसे प्रोविजंस हमें इक्वाडोर या जापान में भी ऐसे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, और प्लेबिसाइट जहां जनता की राय जो है वो ले ली जाती है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लगभग मतलब सभी जगह, जैसे कि हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मतलब कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे आप मम्मी पापा से कुछ आपको बात कहनी है, पापा मुझे साइकिल दिलवा दो, लेकिन आपकी हिम्मत हो नहीं रही, आपके बस की नहीं हो रही, तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मेरे लिए मेरी बड़ी बहन होती थी, या मेरे लिए मेरी मम्मी होती थी कि भैया ऐसे ऐसे सामान आना है, तो हम उनसे बोलते थे कि भाई ये करना है, और ये आगे पापा तक वो बात पहुँचती थी। ठीक उसी तरीके से अगर हमें कोई नियम कानून बनाना है तो वो हम अपने MLAs या MP तक पहुंचाते हैं। वास्तविकता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। ऑन पेपर्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में रियलिटी कुछ और है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शंस होता है, MLAs या MPs जिनकी हम बात कर रहे हैं, फिर ये पार्लियामेंट में जाकर
हमारी बात रखते हैं, हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हिंदुस्तान में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ये दो तरीके से हो सकती है। एक पार्लियामेंट्री हो सकती है, एक प्रेसिडेंशियल हो सकती है। पार्लियामेंट्री जहाँ पर पार्लियामेंट से, जैसे कि हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कनाडा में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है इंडिया में। वहीं प्रेसिडेंशियल है, जैसे हमें देखने को मिलता है अमेरिका में, जैसे हमें देखने को मिलता है रशिया में, जैसे हमें देखने को मिलता है पूरे लैटिन अमेरिका में। पूरा लैटिन अमेरिका ज़्यादातर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जहाँ घर का मुखिया वास्तविक मुखिया होता है, मतलब घर के दादाजी असलियत में दादाजी हैं, वो आज भी आपके पापा के कान पे दो रख सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके दादाजी वो दादाजी होते हैं जो आप पापा की इनकम पे किसी तरीके से डिपेंडेबल है, मतलब उनकी पेंशन या आनी या तो बंद हो गई है या अब वो उस एज में नहीं है कि काम कर सकें, तो वो आपके पापा की इनकम पे डिपेंड है। आपके पापा उनका सत्कार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी की बात हो गई। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक बेसिकली वो स्टेट होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, जैसे कि हिंदुस्तान हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में बस ये बात शर्त है कि प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन बाय बर्थ। ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे अमेरिका में है कि आपको बर्थ लेने की ज़रूरत होगी। हिंदुस्तान में तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको जन्म से ही हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप किसी दूसरे के देश के सिटीज़न थे, बाद में आप सिटीज़न बने, तब भी आप जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी जो है दो तरीके की सी देखने को मिल सकते हैं कि भैया एक तो मोनार्की भी हो सकती है, एक रिपब्लिक भी हो सकती है। जैसे मोनार्की की बात करें तो हमें इंग्लैंड एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर आज भी किंग क्वीन जो है वो सुप्रीम है। इसके साथ साथ हमने देखा था मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन। मोनाको के कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है द प्रिंस पावर इज इनवायलेबल, मतलब प्रिंस की पावर जो है वो ख़त्म नहीं की जाएगी। और वो एक हेरिडिटरी पोजीशन है, मतलब कि जन्म के आधार पर है। पापा का बेटा जो है फिर आगे बाबर अकबर इस तरीके से चलते रहेंगे, हुमायूं बीच में आ जाएंगे, तो वो इस तरीके से चलते रहेंगे एक के बाद एक। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बेटा जो है वो ही प्रेसिडेंट बनेगा या द्रौपदी मुर्मू जी के रिश्तेदारी में से कोई जो है वो ही प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये मोनार्की और रिपब्लिक में जो है हमें अंतर देखने को मिलता है। जापान भी इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है बेसिकली वो सारी की सारी पब्लिक में है। पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि सुप्रीम जो है, हाँ ये होता ज़रूर है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आपके लिए या मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है कि हम जो है ऐसे ही जाकर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठ जाएं, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तब इसको देखेंगे हम, कितनी रिक्वायरमेंट, कितने मेंबर्स का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। तो एज एन इंडिविजुअल मतलब आपको लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो उनकी पार्टी में इतने सालों से चला आ रहा है। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ भी, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शंस हुए तो उसके लिए जो है अपना नॉमिनेशन भी किया, और बट ऑब्वियस था कि वो जितना उसका पॉसिबल था ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि रैंडमली किसी भी इंडिविजुअल को प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल सके। उसके मतलब ये एक तरीके से यूँ कहिए, एक ये ऐसी पोस्ट है ज़रूर जिस पे पार्टीज़ जो हैं अपने रहनुमाई कर सकती हैं, अपने उस पर्सन को बिठा सकती हैं जिसको वो चाहें। तो यहाँ पर हमें जो है रिपब्लिक देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पावर पब्लिक में है ज़रूर, लेकिन वो है इनडायरेक्टली ही वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जैसे कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमएलएज, और फिर जो वो है क्या कहते हैं हमारे जो एमपीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लोग इनडायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किए गए? पब्लिक के द्वारा। तो इसीलिए जो है
वो प्रेसिडेंट भी जो है इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो पॉलिटिकल पावर जो है वो सारी की सारी पब्लिक में ही होती है। और ऑल ऑफिसर्स टू द पब्लिक, चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लें, जैसे कि मतलब की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में अगर हम अपर हाउस की तरफ चलें, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वहाँ पर हेरिडिटरी पोजीशंस भी हमें देखने को मिलते हैं कि इनका बेटा आएगा वो जो है इसमें पोजीशन ले सकता है और उसकी मेंबरशिप जो है तब तक चलती रहती है जब तक ये मरते नहीं हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा में इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं कि भाई आप 6 साल से आगे भी राज्यसभा में कंटिन्यू कर पाए। आप 2 साल में जो है फिर आगे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वो मेंबर्स जो है हटा दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम 6 ईयर जो है आप राज्यसभा के मेंबर्स रह सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड में इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए रिपब्लिक में क्या होता है, सारे ऑफिसेस जो हैं वो पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट स्मॉल ब्रीफ अबाउट रिपब्लिक। ये वो आइडियल्स हैं हमारे प्रियम्बल के जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कराना चाहता है कि हमारा स्टेट किस तरीके का होगा। वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। अब बात करेंगे जस्टिस की, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो हम देख ही रहे हैं कि भैया जो हमारा ब्रिटिशर्स थे, हमने सिपाही म्यूटनी करी 1857 में, क्योंकि हम इतने त्राहीमाम जो है फील कर रहे थे कि मतलब बस क्या कह दें। आप देखिए 1770 की जो बात रही, 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट बना, उससे पहले 1770 में कितना फैमिन आया, उसके बावजूद लोगों को मार कर उनसे टैक्स लिया जा रहा है। लोग घास खाने पर मजबूर हो रहे हैं, लोग बच्चे को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। 1857 में जो है रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि भैया हम आपका सपोर्ट कर देंगे लेकिन आप हमारा राज्य हमें वापस कर दीजिए। अंग्रेज लताड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसे डॉग्स के साथ किया जाता है। तो कितना मतलब एक्सप्लॉयटेशन। हम उगाना कुछ और चाहते थे कि हमें अपनी ज़मीन पर चावल लगाने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी नील लगाइए, उनका बेनिफिट होना था। इतना एक्सप्लॉयटेशन हमें, और मतलब एक्सप्लॉयटेशन की आप सीमा देखिए। जब ये लोग अपने घर जाया करते थे, क्या कहते हैं, अंग्रेज़ अपने घर जाया करते थे, तो वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैंने पढ़ा कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे इनके जाते हुए जहाज़ों को देखने के लिए, और इनको बोलते थे। अंग्रेज़ों को तो समझ में नहीं आता था ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग श्राप देते थे कि आप लोग वापस ना आए, आप जा रहे हैं, आपका जहाज़ जो है वो बीच समंदर में डूब जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या सीन था कि भाई मतलब रिलेशंस बना लिए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो है रिलेशंस बनाए इंडियंस के साथ, और उनकी जो बच्चे थे उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया। 1-2 बड़े बड़े लॉर्ड्स को छोड़कर, बड़े बड़े गवर्नर्स को छोड़कर, कुछ एक तो ऐसे भी रहे, एक्सेप्शंस रहे ज़रूर, कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने इंडियन बच्चों के लिए भी बराबर बांटी। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं था। कॉमन क्या चीज़ थी कि एक्सप्लॉयटेशन, आपने रिलेशंस भी बना ली, लेकिन उनके बच्चों को अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। तो इतने अत्याचार, चाहे प्रेस पे जो है आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। अब भगत सिंह एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो जस्टिस का बहुत अभाव था, बहुत ही कमी थी, और इसीलिए हमने अपने प्रियम्बल में जस्टिस को बहुत अच्छी जगह दी। रशियन रिवॉल्यूशन से हम इंस्पायर हुए। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमें देखने को मिलता है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, कल्चर का राइट है, अपनी स्क्रिप्ट बनाने का राइट है, माइनॉरिटी राइट्स हमारे पास हैं, फ्रीडम्स हमारे पास हैं, रिलीजियस राइट्स हमारे पास हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ हमारे पास राइट है। तो सोशल जस्टिस हमें प्रोवाइड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इकोनॉमिकल जस्टिस, हमने सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस की बात नहीं करी कि आप किसी भी बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो। पॉलिटिकल जस्टिस की आप नेता भी बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। हमने अपनी लिमिटेशन सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस तक नहीं रखी, हमने इकोनॉमिकल जस्टिस तक की भी बात करी। अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने ये बोला कि हम कोशिश करेंगे इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
हम कोशिश करेंगे कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, सबका स्टेटस जो है वो बराबर हो जाए, हम इस तरीके से कोशिश करेंगे तो इससे ये इंश्योर होगा कि इकोनॉमिकल जस्टिस भी हमें देखने को मिलेगा। तो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, इससे हमें या हम जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस तीनों की बातें जो हैं हमें देखने को मिलती। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये लिबर्टी जो है हमने सिर्फ फिजिकल लिबर्टी तक फ्री नहीं रखी कि भैया आप आज़ाद हैं लेकिन आप सिर्फ बेड़ियों से आज़ाद हैं, आपको राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल में बंद होके आपके पास राइट टू लाइफ है, या आपको सिर्फ बेड़ियों में नहीं रखा है, आपके पास आज़ादी आपके विचारों की भी है, आपके एक्सप्रेशंस की भी है, आपके बिलीफ, आप जो चाहें वो पूजा कर सकते हैं, आपके मन में जो विचार है आप उसको बाहर ला सकते हैं। राइट टू साइलेंस भी आपके पास है, वो भी एक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। आप चुप हैं, आप मौन जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप काली पट्टियां बांधकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। आप गांधी जी को भी ले लीजिए, नेहरू जी को भी ले लीजिए, आप मोदी जी को भी ले लीजिए, आप राहुल गांधी को भी ले लीजिए, आप योगी जी को भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आप सबके खिलाफ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। ये एक सुंदरता है हिंदुस्तान की कि हमने लिबर्टी सिर्फ आपके खाने कमाने तक नहीं रखी है कि आप अच्छा खा पी करके अपने घर में आज़ाद रह सकते हैं, आप जो चाहे वो भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा एक इंसिडेंट हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी के स्टेज पर एक लड़की चढ़ती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। गलत था, उसके एवज में उस पर केसेस भी हुए, लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि कोई पर्सन इस लिमिट तक कैसे जा सकता है कि वो इतना फ्री समझे अपने आप को कि वो हिम्मत कर ले पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने के नारे। और इस पे मेरा कोई मत नहीं है, मेरा कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे और भी पॉइंट छूटे कि अगर थोड़ी बहुत कंसोलेशन तब भी हो जाती कि चलिए मुस्लिम कोई पर्सन था, उसने इस बात के नारे लगाए, हिंदू ने इस बात के नारे लगाए, मेरा इस पे कोई मत नहीं है, वो हिंदू है या मुस्लिम है वो सब बराबर है। जैसे चीज़ें निकल के आई कि हिंदू होकर आपने इस तरीके की बात कर दी, तो आप ये इमेजिन कीजिए किस तरीके की लिबर्टी आपके पास आपके देश ने आपको दे रखी है। ये बहुत सैल्यूट करने वाली बात है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब लिबर्टी फिजिकल लिबर्टी तक नहीं सीमित है, आपके पास थॉट्स की भी लिबर्टी है। आप जो चाहे सोच रहे हैं, जो चाहे सोच रहे हैं उसको बाहर एक्सप्रेस भी आप कर सकते हैं, आपका जो भी विश्वास है, फेथ है, वर्शिप है। तो ये लिबर्टी हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे पास जो हमारे रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, वो बोलते हैं आप कोई भी रिलीजन, आपके पास आपका 19 है, आपको एक्सप्रेशन जो है बोलता है, आपको एसोसिएशन बनाने की बात करता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, आप जो चाहे वो रिलीजन बना सकते हैं, आप जो चाहे वो डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन बना सकते हैं, आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप जो चाहे वो पूजा कर सकते हैं, प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, ये सारी की सारी फ्रीडम्स जो हैं, ये सारे के सारे राइट्स रिलीजन से रिलेटेड आपके पास हैं। आप हिंदू धर्म में पैदा होके इस्लाम अपना सकते हैं, आप इस्लाम धर्म में पैदा होके हिंदुइज्म अपना सकते हैं। सोसाइटी क्या कहे वो एक अलग की बात है, देश क्या कह रहा है, स्टेट क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, मॉरली आप ठीक है, आपकी सोसाइटी आपसे कह रही है कि भाई आप हिंदू में पैदा हुए मुस्लिम अपना लिए, मुस्लिम में पैदा हुए हिंदू अपना लिए, वो है तो गलत ही, वो कोई बात नहीं है। हमें सोसाइटीज़ में ऐसा खूब देखने को मिलता है कि अनटचेबिलिटी या जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बंद कर दिया गया आर्टिकल 23 के हिसाब से, लेकिन अभी भी बहुत देवदासीज हमें देखने को मिल जाती हैं। बेंगलोर में बहुत 400-500 बहुत बड़े नंबर्स हैं। सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे स्टेट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। आप सुल्ताना हो, कोई भी हो, आप सलीम हो, आप अंकित हो, आप अनिकेत हो, आप अदला बदली कर सकते हो। ये एक खूबसूरती है। रिलीजन पे बेस्ड होकर चांसेस कम है कि सर्वाइवल बहुत ज़्यादा आगे तक चल पाए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे हमें ये लिबर्टी इंश्योर कराता है। और ये लिबर्टी जो है, हमने ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटी और लाव मौत, या तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लेंगे या फिर लेंगे मौत।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को जब मिलेगा हिस्ट्री में, जब हम जाएंगे, अभी टाइम लगेगा, तो हमें ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा और वहाँ पर ये अपना मोटो अपनाएंगे, लिबर्टे इगालिते फ्रेटरनिते उला मॉर्ट। फिर उसे चेंज भी करेंगे क्योंकि बड़ा हॉस्टाइल से माना इन्होंने कि बड़ा बड़ा मतलब खतरनाक सा है हमारा मोटो, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे और 2-4 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो वहाँ से हमने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस हमने रशियन रिवॉल्यूशन से उठा लिया, लिबर्टे इगालिते फ्रेटरनिते उला मॉर्ट हमने छोड़ दिया, लिबर्टे इगालिते फ्रेटरनिते जो है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपना ले लिया। बात करें इक्वालिटी की, तो फिर से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आपसे कहते हैं इक्वालिटी, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, स्टेटस में आपकी इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बोल देते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में बहुत स्पेसिफिकली हमें राइट टू अपॉर्चुनिटी भी मिला है, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी भी मिली है। तो इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आर्टिकल 14, 15 हमें स्टेटस, हमें सोशल स्टेटस हमारा इक्वल करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपका स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस बराबर करना है, कोई छुआछूत नहीं, कोई अछूत नहीं। आर्टिकल 16 बोलता है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट एंड जो रेजिडेंस है उसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी सरकारी नौकरी में। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई हैं, मेल है, फीमेल है। ऐसा एक केस हुआ, हालांकि मेरे हिसाब से इस केस को इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के आसपास का ये केस रहा जहाँ पर कि जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे इसको देखेंगे ज़रूर कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था उसने एक अपॉर्चुनिटी निकाली और लाइनमैन्स की अपॉर्चुनिटी थी कि भाई 5 फीमेल्स जो थी, मतलब लाइनमैन की अपॉर्चुनिटी थी और उसने 5 फीमेल्स जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं कि भाई हम भी जो है नौकरी पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट उनको मना कर देती है कि नहीं भाई ये तो मेल्स का काम है, आप कैसे इस पर जो है हथिया सकते हैं, मतलब हथिया से मतलब सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, आप इसको कैसे पा सकते हैं। ये कोर्ट में जाती है, कोर्ट कहती है कि देखिए ये जो काम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें आपको खंभों पे भी चढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको गड्ढे भी खोदने पड़ेंगे, इसमें आपको लाइनें भी बिछानी पड़ेंगी, इसमें आपको भारी भरकम ट्रांसफार्मर्स भी उठाने पड़ेंगे, बड़े बड़े खंभे भी उठाने पड़ेंगे। तो ये शायद आपके बस की बात ना हो, इसमें फिजिकल लेबर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए कोर्ट जो है गवर्नमेंट के फेवर में फ़ैसला सुनाती, उन 5 लोगों के फेवर में फ़ैसला नहीं सुनाती। हालांकि मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि अब ये तो नहीं कह सकते कि उन 5 फीमेल्स की मजबूरी क्या रही होगी, क्या वो इतनी मजबूर थी कि उन्होंने उन्हें इस नौबत तक बात आ गई कि उन्होंने लाइनमैन की जॉब्स भी भर दी। हो सकता है अगर इस तरीके की बात रही होती तो कोर्ट उनकी बात मान लेता। तो यहाँ पर और इक्वालिटी अगर हमें अप्रोच करनी है आज से कई सालों बाद, हमें ये देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे अपनी पिछली कई क्लासेस में मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इस पे पॉइंट आउट ज़रूर होगा कि एज बराबर होनी चाहिए, लड़की और लड़के की एज 21 साल की बराबर होनी चाहिए मैरिज की, वो हमें देखने को मिला है बहुत रिसेंटली। इस तरीके से ही होना ये चाहिए था कि कोर्ट एक ट्रायल करती कि भाई आप करके दिखाओ, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तब इक्वालिटी हम मानते। क्या पता उनका मोटिवेशन इतना ज़्यादा हाई हो, वो अपनी बैकग्राउंड की वजह से इतनी ज़्यादा मजबूर हो कि जो काम, और ये बात तो जगत सत्य है, जो फीमेल्स कर सकती हैं वो मेल्स कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते। एक आदमी में उतनी विल पावर नहीं है जो एक फीमेल में विल पावर होती है। आप देखिए शेरनी शिकार करती हैं, शेर बैठ के मस्ती मारता है। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट फीमेल्स ने संभाल रखा है। मेल्स का काम क्या है, वो 4 साढ़े 4 बजे तक टोबैको चबाते हैं, लाल अजीब लाल रंग का तंबाकू होता है, उनका पूरा मुंह लाल होता है, उसके बाद वो अपने नशे में लिप्त हो जाते हैं पूरा। और इसीलिए मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टी फीमेल्स को जाती है। नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल्स को जाती, मेल्स को नहीं जाती। तो वहाँ पर होना ये चाहिए था कि उनको चेक करना चाहिए था कि भाई आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन ये बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपने वो जॉब
पाने की कोशिश क्यों करी कि भाई नहीं हम मेल फीमेल बराबर हैं, या आपकी वास्तविक ज़रूरत थी? ऐसा भी एक केस हुआ, मतलब मैं आपको उलझा रहा हूँ, ऐसा भी केस हुआ जब एक लेडी ने जॉब को उसलिए, एक सरकारी नौकरी को उसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय उसका मन नहीं था, उसके वो नहीं करना चाहती थी नौकरी, लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उसने कहा कि नौकरी हमें दे दो। वो खुद नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि बच्चे कर लें, तो कोर्ट ने कहा कि अपने घर जाओ, इसको बाद में देखेंगे। तो फिलहाल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट, भर भर के फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके इकोनॉमिक स्टेटस में इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए आपको है। सिविक इक्वालिटी हमारे पास फंडामेंटल राइट 14, 15, 16, 17, 18 हमारे पास फंडामेंटल राइट है। टाइटल आप कोई यूज़ नहीं कर सकता, राय बहादुर, राय दुर्लभ, लॉर्ड, सर, जिस तरीके के टाइटल्स जो हैं अंग्रेज़ यूज़ किया करते थे पैट्रनेज देने के लिए, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, अब वो टाइटल्स ख़त्म कर दिए गए हैं, आप नहीं देख सकते। अब आप मोदी नगर जाएंगे, आप देखेंगे राय बहादुर गुजरमल मोदी, जो मेरठ से लगता हुआ शहर है, दिल्ली के पास है। जो दिल्ली में होंगे वो जानते होंगे मोदी नगर को, जो देहरादून जाते होंगे वो जानते होंगे कि मोदी नगर एक शहर है। तो वो मोदी नगर को बसाने वाले कौन? राय बहादुर गुजरमल मोदी। और ये राय बहादुर ऐसा नहीं है कि कोई इनकी पुश्तैनी चीज़ थी, अंग्रेज़ों ने दी थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये टाइटल्स यूज़ किए जाते थे स्टेटस अलग करने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इनकी भी। इसको ख़त्म कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशंस ख़त्म कर दिए गए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ला दी गई। सिविक इक्वालिटी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं उसका एक्युमुलेशन नहीं होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि भाई जनरल पब्लिक के लिए वो बेनिफिशियल हो। एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा किसी इंडिविजुअल के पास कि भाई किसी एक के पास इतना पैसा हो जाए, जैसे अंबानी जी अडानी जी के पास हो रहा है। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वैसे तो खिलाफ हो जाएगा अगर देखा जाए कि किसी के पास इतना एक्युमुलेशन जो है वो वेल्थ ऑफ ना हो जाए, सही तरीके से हम पैसा पूसा जो है वो बांट सकें। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें हमारे पास 325, 326 करके एक प्रोविजंस है। जब हम इलेक्शंस देखेंगे तब देखेंगे 325 कहता है कि भाई रिलीजन और रेस के बेसिस पर ये नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि भैया मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, इसीलिए मेरा जो है इलेक्टोरल रोल में नाम लिखवाइए, मुझे वोटर बनाइए। अगर आप जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वोटिंग के कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त ना हो, मतलब इन सबको छोड़ देते हैं। आमतौर पर जनरली सभी लोग 18 के बाद वोट दे सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। अगर आपका घर नहीं है, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं उस तरीके से, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भैया नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मुझे तो वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए। ये नहीं कर सकते। ना तो रिलीजन के बेस पर से नाम ऐड किया जा सकता है, ना रिलीजन के बेस पर से नाम निकाला जा सकता है कि तुम मुस्लिम हो, हिंदुस्तान में तो हिंदू ज़्यादा है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है आर्टिकल 25, आर्टिकल 326 इंश्योर करता है कि भाई आप 18 से ऊपर हो गए हैं, आप वोट दे सकते हैं। अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज। तो ये बात है इक्वालिटी की, जहाँ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। बात करेंगे फ्रेटर्निटी की, बात करेंगे भाईचारे की। तो आप देखिए हिंदुस्तान की बात, आप देखिए 1857 देख लीजिए, नई बात देख लीजिए, या 1857 से भी आगे की बात देख लीजिए। पुराना तो क्या जाए, पुराना तो हमें अखंड भारत दिखाई देता है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, फिर हमें इंडिया बनता हुआ भी देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया बनने के बाद भी हमें रीजनल इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। रीजनल इंटरेस्ट क्या देखने को मिलते हैं कि हमारा इंडिया बना, लेकिन बावजूद ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। जो सेटलमेंट हमने किया 1947 के बाद कि हमने स्टेट्स बनाए, और उस स्टेट मतलब जो रियासतें थी उन्होंने हमारे साथ आने की बात तो कर ली, लेकिन ये सिलसिला बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। और हमने देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो ये मांग उठने लगी कि हमारे स्टेट्स अलग अलग बनाए जाएं। और इस तरीके से अगर हम करते या कर देते, हमारी सरकार मान जाती, तो ये फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर हो पाती? नहीं। यूरोप हमें ऐसे ही देखने को मिलता है, छोटा छोटा यूरोप इतने इतने से अतेक अतेक से
मोनाको की, जिसकी हम बार बार बात कर देते हैं, कई जगह के सेंट्रल पार्क, कम्युनिटी पार्क से छोटा हो जाता है मोनाको। सो पुर्तगाली अलग, स्पेनिश अलग, ये लैंग्वेज के बेसिस पर जो है छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, घर में ज़्यादा लोग हो जाएंगे, फसाद भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम उस चीज़ को मान लेते तो ये जो चीज़ हम आज देख रहे हैं, इश्यूज आज भी हैं। खालिस्तान का कितना बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। खालिस्तान की मांग हो रही है, अब से नहीं हो रही, तब से हो रही है, मास्टर तारा सिंह के समय से। भिंडरनवाला हमें देखने को मिला, और ये नया आदमी हमें देखने को मिला, अमृतपाल सिंह। तो ये फ्रेटर्निटी के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब हमने हिंदुस्तान बनाया, ये बहुत नई बात है, तब से ही ये मांगे उठने लगी, लेकिन हमने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। जब आर्टिकल 16 लिखा जा रहा था तो इस बात की डिबेट हो रही थी कि ये लिखिए कि जो स्टेट के लोग हैं उन लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। इसके बारे में शायद हम बात कर चुके होंगे, लेकिन अगर हमने उस समय ये बात मान ली होती तो सेग्रीगेशन हो जाता, सेपरेशन हो जाता। इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको रियल लाइफ में देखना हो तो उत्तराखंड आपको इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल दिखेगा। जब लागू हुआ मंडल कमीशन आएगा आगे, और मंडल कमीशन लागू करवाएगा रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, भारी भरकम रिजर्वेशन। और उत्तराखंड में तो ओबीसीज हुआ ही नहीं करते थे। जब उत्तराखंड में ओबीसीज होंगे ही नहीं तो सारी की सारी पोस्ट कहाँ, किन लोगों को चली जाएंगी? जो नॉन हिली एरियाज के लोग हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लोग थे। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड में जाकर नौकरी करने लगेंगे, और इसीलिए उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपनी मांग उठाएंगे, और जब मांग उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अलग हो जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी दिया जाता है, उत्तराखंड के अलग होने का एक बड़ा रीज़न ये भी दिया जाता है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप हमने अपनाई कि भाई आप स्टेट के सिटीज़न हैं, आप सेंटर के भी सिटीज़न हैं। अमेरिका में हमें देखने को मिलता, हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होगी, हमारे यहाँ भाईचारे को तवज्जो दी हमने। ये इतनी मुश्किल से जो हमने भारत इकट्ठा किया है, जूनागढ़ में अलग फसाद हमने देखे, हैदराबाद में अलग फसाद हमने देखे, जम्मू कश्मीर में कितनी मुश्किल से हमने अपने प्लेन्स उतारे अचानक रातों रात। महाराजा ने कह दिया अगर पाकिस्तान की सेना इसमें घुस जाए श्रीनगर में तो मुझे गोली मार देना। सोचिए आप सिचुएशन किस तरीके की रही होगी। क्या राजा को नींद आई होगी? मतलब ही नहीं बनता। किस तरीके से, किस उबड़ खाबड़ सिचुएशन में, उबड़ खाबड़ जगह पे हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स उतरे, पाकिस्तान से बचाया। तो इतनी मुश्किलों से गांधी जी ने कुर्बानी दी। सुभाष चंद्र बोस साहब, आज तक नहीं पता, मिस्ट्री, बिगेस्ट मिस्ट्री। 23 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह साहब जो हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद साहब, कितने लोग हैं ऐसे, मतलब दुनिया भर के लोग हैं। तो ये भाईचारा हमें इंश्योर करना था। इसको इंश्योर कराने के लिए हमने अपने प्रियम्बल में भी फ्रेटर्निटी वर्ड का यूसेज जो है किया। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर करेगा। इस फ्रेटर्निटी को दो बात इंश्योर करनी है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब भारत की एकता और अखंडता को इंश्योर करना है इस फ्रेटर्निटी को। अब इसको भारत को टूटने नहीं देना है। भारत की यूनिटी और अखंडता, ऐसा नहीं कि आपने भाईचारा तो कर दिया और भाईचारा करके आप मतलब इंडिया को ही तोड़ने की प्लान करें। और ये फ्रेटर्निटी सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकली नहीं है, हिंदुस्तान बस बाउंड्री से ये वाला, ये साइकोलॉजिकली भी है। दिमाग से आप अपने आप को भाई समझें, दिमाग से ही समझेंगे। देखिए इश्यूज़ क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। आए दिन न्यूज़ में आता है कि साउथ इंडिया, जब कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया में जा रहा है तो उसको इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो वहाँ पर कन्नड़ नहीं बोल रहा। यही चीज़ इस फ्रेटर्निटी से हमें ख़त्म करनी। अब ये फ्रेटर्निटी हमने जो है सिर्फ इंटरनली या नेशनली इंश्योर नहीं करी है, हमने इसकी बात इंटरनेशनली भी करी है। जब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया कोशिश करेगा कि जो वर्ल्ड इश्यूज़ हैं उसमें मीडिएशन करके जो है पीस लाई जा सके। तो हमने इस भाईचारे को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करी है। तो इसको इंश्योर क्या करना है? यूनिटी और इंटीग्रिटी एंड मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये सिंगल सिटीजनशिप जो है इस बात की एवज में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमें भैया भाईचारा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको जनरेट करें। ऐसे कस्टम्स को, ऐसी ट्रेडिशंस को जो है हम क्विट करें, उसको बॉयकॉट करें जो कि फीमेल्स के ख़िलाफ़ हों।
तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी फ्रेटर्निटी की बात बोली है। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम अपने उसी बुक को कंसीडर करें तो इस पर बहुत सारे डाइवर्जेंस हो सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछें किसी से कि भाई जो बुक आप खरीद रहे हैं उसका जो प्रीफेस है, जो उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, क्या वो उस बुक का पार्ट है या नहीं है, तो उस पर हमें अलग अलग व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। कोई बोलेगा कि ये बुक का पार्ट है क्योंकि बुक के साथ दिया जा रहा है, आपको अलग से दिया तो जा नहीं रहा है कि बुक भी खरीदेंगे फिर अलग से एक पेपर दिया जाएगा, इसीलिए ये उस बुक का पार्ट है। वहीं दूसरे व्यूज़ आपको ये भी देखने को मिल सकते हैं कि लोग बोलेंगे कि ये बुक का पार्ट नहीं है क्योंकि इसको हटा भी दें तो क्या बुक पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वहीं अगर बुक में से कोई पेज हटा दें तो पूरी बुक खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलते हैं और ऐसा हमारे प्रियम्बल के साथ भी हुआ। अलग अलग व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे कि कभी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नहीं है, फिर बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक उसी तरीके से जैसे बुक में हो रहा है कि ये बुक का पार्ट है या नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलेगा कि प्रियम्बल जो है अगर उसको हटा भी दें तब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बेरूबारी यूनियन 1960 के केस से। बेरूबारी जो कि एक जगह, और ये जगह थी तो हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए ऑब्जेक्शन खड़ा कर देता है। भाई अंग्रेज़ों ने बोला 30 जून 1948 को छोड़ के जाएंगे, लेकिन 1947 में उन्होंने जाने का प्लान बना लिया। जब प्लान बनाया तो डिवीज़न भी करना था। अब वो डिवीज़न के लिए इतना कम टाइम, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत 100% किसी ना किसी काम में कुछ मतलब 19-20 तो रह ही जाता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन इज़ अ मिथ। तो यहाँ पर बेरूबारी यूनियन जो वेस्ट बंगाल में एक इलाका था, वहाँ पर ये मिस हो जाता है कि ये भैया इंडिया का पार्ट है। अब जब ये मिस हो जाता है तो ये पाकिस्तान जो है ये क्वेश्चन रेज करता है कि भैया ये हमारा पार्ट है, हमें दे दो। तो इसके एवज में 1958 की बात आएगी। 1958 का एग्रीमेंट आएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो ये बेरूबारी यूनियन की जगह पाकिस्तान को देगा। और जब ये पाकिस्तान को देगा तो इससे लोग हो जाएंगे खफा कि सरकार ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया, सरकार ऐसे कैसे कर सकती। और जब ये लोग खफा हुए तो सरकार ने केस डाला री बेरूबारी यूनियन। री इसलिए क्योंकि री का लैटिन जो वर्ड है वो रेफरेंस में उसको दर्शाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 143, जहाँ पर सुप्रीम मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है कि भैया इसमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही जब ये एग्रीमेंट हो जाता है, लोग खफा हो जाते हैं, तो सरकार सोचती है चलो सुप्रीम कोर्ट से पूछती है, और ये री बेरूबारियन 1960 के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से पूछती है कि क्या ये जो एग्रीमेंट हमने किया है, क्योंकि लोग खफा हो गए थे, क्या ये एग्रीमेंट जो किया है हमने, इसके लिए हमें किसी लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर लॉ की ज़रूरत पड़ेगी क्या वो आर्टिकल 3 के हिसाब से हो जाएगा। आर्टिकल 3 में मतलब देश जो है हमारा भारत जो है वो अपने स्टेट की बाउंड्रीज घटा बढ़ा सकता है, उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, लेकिन ये काम इंटरनली हो सकता है। जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, ऐसा नहीं कि बाहर की बाउंड्रीज की बात हो रही थी इसमें। तो इन्होंने पूछा क्या ये आर्टिकल 3 के अंदर हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा अगर 3 के अंदर नहीं होगा तो क्या 368 के अंदर होगा। 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के बारे में। तो 368 में वो प्रोसेस लिखा हुआ है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ भैया आपको इस एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, और ये लॉ आर्टिकल 3 के अंडर नहीं काम कर पाएगा, आपको 368 के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बतौर प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती? क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन की तरफ से ये दलील दी गई थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात से दुखी थे कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था, डिवीज़न हो गया था।
और इसीलिए जो उन्होंने प्रियम्बल बनाया उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो लिखा, इसका मतलब ये ज्योग्राफिकली भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये नहीं चाहते थे कि कोई भी ज़मीन का पार्ट जो है वो तोड़ दिया जाए, किसी दूसरे को दे दिया जाए, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक्वायर करने की बात लिखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा है कि इंडिया जो है दूसरा स्टेट जो है, दूसरा पार्ट जो इंडिया का पार्ट नहीं है वो एक्वायर कर सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अपना पार्ट सीड कर सकता है, दूसरे को दे सकता है। और इसीलिए अपोजिशन ने ये बोला कि प्रियम्बल में लिखा है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और ये ज्योग्राफिकली भी लागू होता है। इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कैसी भी, ना अस्त्र की ना शस्त्र की। आपने देखा वो सिंह अवतार लिया था जब हिरण्यकश्यप के लिए, वो ना अस्त्र से मर सकता था, ना शस्त्र से मर सकता था, ना सुबह मर सकता था, ना शाम को मर सकता था, ना दिन में मर सकता था, ना रात में मर सकता था, ना ज़मीन में मर सकता था, ना आसमान में मर सकता था। तो ठीक इसी तरीके से अपोजिशन ने कहा कि पार्लियामेंट के पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है कि वो अपना पार्ट सीड कर ले, ना तो नॉर्मली है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी नहीं है, 368 के अंडर भी नहीं, वो है ही नहीं उसके पास। आप कैसे अपना ज़मीन दे सकते हो? तब अगर ऐसा होता तो ये एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज संभाल ही नहीं पाते। हमने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ हमेशा पीस बनाने की कोशिश करी है। हिंदुस्तान का नेचर ही ऐसा है, हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा समय तक बदला लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। एक्सेप्शन थोड़े बहुत हो जाते, थोड़ा दिनों तक बदला हम ठीक है, कोशिश हमारी पहले यही होती कि आप मान जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बस चलाई, आपने हमें बदले में क्या दिया? कारगिल। हमने आपके यहाँ गेम्स कराए, नेहरू जी ने, आपने हमें क्या बदले में दिया? हमें तो आप लड़ाइयाँ ही दे रहे हो, फिर भी हम कोशिश करे जा रहे हैं। ये तो अब मोदी जी जो है, जब उन्हें समझ में आ गया कि आप मानने वाले नहीं हो ऐसे, कि ये युद्ध कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अब हमने जब भाला फेंका तो बैंड बज गई पाकिस्तान की, घर में घुस घुस के जो है, मतलब घर तो हमारा ही था, ये आके बैठे हुए हैं वहाँ पर थोड़ी दिनों के लिए, उनको मारा है, भगाया है। तो हम शुरू से ही इस बात में विश्वास रखते हैं पीस में। हमने बेरूबारियन के केस में भी, 1958 के एग्रीमेंट में भी बेरूबारियन ले जाओ ख़त्म करो कहा। पब्लिक खफा तो प्रियम्बल के बारे में री बेरूबारियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट किया गया। तो यहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट के पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, किसी भी तरीके की पावर नहीं, और अगर ऐसा होता तो ये एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या कहता है, वो बड़ी बड़ी बातें तो बोल देता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे लड़की का रिश्ता मान लो हो गया हो लेकिन कैंसिल करना हो, या लड़के का रिश्ता हो गया हो कैंसिल करना हो, कैसे करेंगे कैंसिल? कि लड़की तो आपकी जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, हमारा लड़का बहुत भाग्यशाली होगा, ये तो बेवकूफ़ है, चंपू है, इसको आपकी लड़की की अहमियत समझ में नहीं आ रही है, कितने अच्छे काम कर लेती है, लड़के को सुधार देगी, पर जी मंगली ना होता हमारा लड़का, हम कर लेते शादी। ऐसी लड़के वाले बोलेंगे कि भैया आपका लड़का जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पैसे कमाता है, ऐसा है वैसा, लड़की बेवकूफ़ है, पर जी क्या करें मंगली। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमागों को खोल रही है, उनके दिमागों में हमें झांकने का मौका दे रही है। वो बता रही है वो क्या चाहते थे। वो डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते थे, वो रिपब्लिक स्टेट चाहते थे, वो जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहते थे, वो इक्वालिटी लाना चाहते थे। इससे हम उनके दिमागों में झांक सकते हैं। प्रियम्बल एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर सकती है। जहाँ कई लॉ एम्बिगुअस है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वहाँ हम प्रियम्बल से उसको मैच करा सकते हैं, और जहाँ वो प्रियम्बल से मैच हो रहा है वहाँ तक हम उसे वैलिड मान सकते हैं, बाकी केसेस में उसको वॉइड कर सकते हैं। तो हम प्रियम्बल के आइडियल्स से, ऑब्जेक्टिव से किसी लॉ की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। पर इन सब के बावजूद प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेरिका में भी प्रियम्बल is not a part of constitution. Preamble is not a substantial source to the constitution. कि अमेरिका में भी प्रियम्बल सब्सटेंशियल सोर्स है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स का, तो हमारे यहाँ भी नहीं है, और इसीलिए प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में ये दलील दी गई। इसके बाद अब आएंगे केशवानंद भारती साहब। 1973 में हमें केस देखने को मिलेगा। इससे पहले चलें तो केरल की सरकार बनाएगी लैंड रिफॉर्म्स लॉज, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स,
जिससे होगा ये कि ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन जिन लोगों के पास थी उससे ज़मीन लेके वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इलेक्शंस हुए, तो कांग्रेस ने ये वादे कर रखे थे कि हम अगर पावर में आएंगे तो आपकी ज़मीन आपको वापस कराएंगे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। ऐसे ही जब हमने एडवाइजरी जो पावर देखी प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकता है, बहुत खुल के बहुत बढ़िया तरीके से क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, जब हम बात करेंगे तब देखेंगे। अभी इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ऐसी कांग्रेस ने वादे किए कि भैया आपको ज़मीन वापस करवा देंगे। तो इसकी शुरुआत हुई बिहार से। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स बनाए गए और ज़मीनें जो है वापस करा दी गई। कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने इनको वैलिड माना, कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट ने इनको इनवैलिड माना। जब इश्यूज हुए तो कोर्ट में गया केस। आगे क्या हुआ वो वहाँ देखेंगे। फिलहाल जब केरल की सरकार ने ऐसे लॉज बनाए तो एक मठ था, एडनीर मठ। कौन सा मठ? एडनीर, जिसके मठाधीश थे केशवानंद भारती साहब। हिंदुस्तान का सबसे ज़बरदस्त केस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी बेंच वाला केस। इसको इस बात से भी आप जान सकते हैं कि जितनी सिटिंग्स राम अयोध्या केस के लिए हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा सिटिंग्स जो है केशवानंद भारती केस के लिए हुई है। इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या केस कितना पुराना है, अब जाकर उसका फैसला आया है। उसमें भी इतनी सिटिंग्स नहीं हुई जितनी कि केशवानंद भारती केस में हुई। और साथ ही साथ अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केबीसी में क्वेश्चन आया करोड़ रुपए के लिए कि भैया बताइए जो 13 जजेस की बेंच थी सबसे बड़ी, वो किस केस के लिए बैठी थी? केशवानंद भारती केस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, प्रियम्बल की जब हम बात करें कि प्रियम्बल का जिक्र इस केस के जजमेंट में 517 बार आया, 517 टाइम्स। तो यहाँ पर कोर्ट बोलती प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपने प्रीवियस जजमेंट को बदलती है। जो बेरुवारी यूनियन केस में उन्होंने जजमेंट दिया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस में वो अपना जजमेंट बदलती हैं और वो ये बोलती हैं कि ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर नहीं है, मतलब कि आप प्रियम्बल का यूज़ करके ये नहीं बोल सकते कि भाई हम सेकुलरिज्म को इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं तो हम सरकार ज़्यादा पावर ले रही है, हम सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं इसलिए सरकार ज़्यादा पावर ले रही है और एक तरीके से अथॉरिटेटिव रूल हो जाए। ना ही ये जस्टिफिकेबल है कि मई आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया सेकुलरिज्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है या इकोनॉमिक स्टेटस बराबर नहीं है। भाई हमारे पड़ोस में जैगुआर खड़ी होती है, थोड़ी दूरी पर जैगुआर खड़ी होती है, और ये बी टाउन की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली मुंबई में ही आपको अभी तक जैगुआर देखने को मिलती थी, हमारे इतने बड़े शहर में इतने बी टाउन में जैगुआर की बात नहीं होती। होती भी थी, बड़ी बड़ी कोठियों में होती थी। अब तो गली मोहल्ले में जैगुआर खड़ी हो रही हैं, बताइए, उसमें चूहे भी नीचे घुस रहे होंगे। तो अब मैं जाके कोर्ट से कहूँ कि मेरे पड़ोसी के पास जैगुआर है, मेरे पास जैगुआर नहीं है, कैसे इकोनॉमिक स्टेटस बराबर हो, वो बराबर करवाइए, इम्प्लीमेंट करवाइए, तो ये तो पॉसिबल है ही। इसीलिए जस्टिफिकेबल भी नहीं है और सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है कि लेजिस्लेचर इसका यूज़ करके अपनी पावर बढ़ा नहीं सकता है। तो केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया और इस चीज़ को इंश्योर किया गया LIC के केस में। LIC 1995 का केस, बहुत ज़बरदस्त केस। LIC लेकर आती है एक पॉलिसी और पॉलिसी बहुत सस्ती पॉलिसी। अब आप सोचिए, एक सस्ती पॉलिसी आई है तो उसको तो सब खरीद लेंगे, लेकिन सब खरीद नहीं पाते, गरीब उसको खरीद नहीं पा रहे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? क्योंकि LIC ने इस पॉलिसी में ये कंडीशंस लगाई हुई थी कि इसको वही खरीद सकता है जो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या क्वासी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अभी नए नए नंबर्स आ रहे हैं गाड़ी पर, वो 22 BH करके, 21 BH करके। मुझे किसी से जानने में मिला, मैंने अभी पढ़ा तो नहीं है, पर मुझे किसी से जानने में मिला कि सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को ये नंबर दिए जा रहे हैं, जनरल पब्लिक को नहीं दिए जा रहे हैं। अब मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता कि जब तक मैंने पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही इस पॉलिसी ने क्या बोला कि पॉलिसी जो है ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्वासी गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा, इसके पीछे LIC का असली मकसद क्या था? LIC का असली मकसद था पैसा कमाना, फ़ायदा लेना, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग, इन बड़े बड़े लोगों के पास अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, अपने बॉडी को इंश्योर करने के लिए खूब पैसा है। तो इसीलिए इनका रूटीन भी जो है बहुत ठीक ठाक रहता है, पैसे भी LIC को ज़्यादा बच जाएंगे। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी,
बड़ी खतरनाक होती हैं। इंश्योरेंस देने के टाइम पे तो आपको ये बोल देती हैं कि भैया ऐसा है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, 500 रुपये में आपको देने, लेकिन जब देने की बारी आती है तब इनके क्लॉज एक से एक निकल के आते हैं, ज़बरदस्त क्लॉज निकल के आते हैं एक से। ऐसा केस भी होगा, ऐसा एक केस भी हुआ जब LIC ने जो प्रीमियम होता है वो देने से मना कर दिया बाद में, तो वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो भी। तो जब पैसा देने की बात आती है तब ये मुकर जाती हैं कि भैया ये तो सिगरेट पीता था 5 साल से, आपने हमें बताया नहीं, इसके तो सारे फेफड़े गले हुए हैं, हम क्यों देते पैसे, हमने तो पहले ही बोला था, आपने छुपा रखा है, आप सिगरेट पीते थे, आप गुटखा खाते थे। तो इनका मेन मकसद जो था वो प्रीमियम कमाना था, पैसा कमाना था। जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा भैया पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन ये जो इसका क्लॉज है कि ये गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये इनवैलिड हो जाता है, ये क्लॉज जो है इनवैलिड हो जाता है और इसको हटा दिया जाता है, पॉलिसी ठीक है। तो वहाँ पर प्रियम्बल की बात होती है, वो ये कहते हैं, कोर्ट ये कहती है ये जो क्लॉज है इस पॉलिसी का, ये प्रियम्बल जो कि एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे ही कोर्ट ने रेफरेंस दिया हुआ था, कोर्ट किया हुआ था कि ये जो क्लॉज है ये प्रियम्बल जो कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनके खिलाफ है, इसलिए ये वॉइड है। तो यहाँ पर कोर्ट ये इंश्योर करती है, उसने जजमेंट में बोला कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बात केशवानंद भारती केस में आई थी निकल के, वो LIC में इंश्योर कर ली गई। तो पर ये नो सोर्स ऑफ पावर्स, पावर भी नहीं है सोर्स का और जस्टिफिकेबल भी नहीं है, और लेटर एडेड लेटर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद ये जोड़ा गया, वैसे ही जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जोड़ा गया ताकि उसके साथ कॉन्फर्मिटी रह सके। अब आपने ये तो बोल दिया कि भैया लड़का जो है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे कमाता है, या एक रियल केस में आपको बताऊं, अभी सहारनपुर में कुछ दिनों पहले की बात है, सहारनपुर में एक केस आया कि एक आदमी, एक मजदूर, बेसिकली एक लेबर, वो IPS की यूनिफॉर्म पहन के उसने फ़ोटो खिंचा रखे हैं और उसके एवज में उसकी सगाई भी हो गई। आप सोचिए, सगाई भी हो गई, और सगाई होने के बाद वो तो भाई को पता चला कि यार कुछ दाल में काला है, उसने अपने आप को DCP बताया हुआ था और बाकायदा DCP की यूनिफॉर्म में ऑफिस में बैठ के फ़ोटो एडिट करवा रखा था, कोई पहचान नहीं सकता बिल्कुल भी। बस वो थोड़ी सी गलती ये कर गया कि उसने शायद दाढ़ी मूछे जो है वो कटवा नहीं रखी, मूछे ना भी कटवाता तो भी चल जाती। दाढ़ी उसकी इस तरीके से थी कि कोई आदमी हजम नहीं कर पाएगा कि इतने बड़े पोस्ट पर बैठकर कोई पर्सन इस तरीके की बियर्ड जो है वो कैसे रख सकता है। ऐसी एक केस हुआ था, एक IPS यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे नोएडा में भैया, लेकिन गलती वो ये कर गए कि गर्मी में वो सर्दियों की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। सर्दी वाली यूनिफॉर्म अलग होती है, पुलिस की गर्म शर्ट होती है, वो थोड़ी डार्क होती है दिखने में। अब पुलिस की नज़रें इतनी पहनी, आप कैसे बच पाएंगे उससे। तो वो क्या था, वो ये था कि शादी से पहले तो आप कुछ और थे, IPS थे, शादी के बाद आप कुछ और हो जाते, यानी दिखाया आपने कुछ और, दिखे आप कुछ और। अब कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फॉर्मिटी तो रखनी थी। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिख देते अपना डेमोक्रेसी नहीं है या रिपब्लिक नहीं है, हम तो जो है मुगल बादशाह को, उसके ही किसी चाचा पोते को, उसके लड़के को जो है वो मानेंगे, हेड मानेंगे। हम ये मान लेते तो हम रिपब्लिक अगर लिख देते अपने प्रियम्बल में, तो क्या उसके साथ कॉन्फॉर्मिटी होती? नहीं होती। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने अपने प्रियम्बल को बाद में जोड़ा। जैसे हम एक नॉवल तैयार कर रहे हैं, हम एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, कि भैया आओ एक सस्पेंस थ्रिलर लिखते हैं। हमने लिखना शुरू करा, एक अंधेरी रात थी, और उस अंधेरी रात से होते 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 पता नहीं हम कहाँ भटक गए, हमें स्विट्ज़रलैंड नज़र आ गया, प्यार मोहब्बत की बातें नज़र आ गई। वो थ्रिलर सस्पेंस बदल कर हो गया एक रोमांटिक लव स्टोरी। आपने प्रीफेस में लिख दिया कि ये एक ऐसी स्टोरी है, ऐसा खतरनाक है, ऐसे मर जाता है, आप देखिए सस्पेंस, पता लगाइए कि किसने मर्डर किया। और अंदर कुछ और ही, मतलब अंदर गुब्बारे उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं। तो ये कॉन्फर्मिटी नहीं होती। इसको इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमारे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जोड़ा गया एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल को बदलने की बात। तो अभी तो सर्टेन सी ये बात है कि प्रियम्बल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको अमेंड किया जा सकता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस में 1973। दलील ये दी गई कि क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और अगर इसको अमेंड कर दिया जाता है, मान लीजिए इसको अगर अमेंडेबल मान लिया जाता है, तो क्या हो अगर
यह पोजीशन की दलील थी। क्या हो अगर सरकार बेसिक फीचर्स ही डिलीट कर दे, इसमें से डेमोक्रेसी ही डिलीट कर दे, रिपब्लिक ही डिलीट कर दे, तो क्या कर दे, क्या हो जाएगा? वहीं सरकार अपनी तरफ से दलील देती है कि हमारा ऐसी कोई इच्छाएं नहीं है, हमारी कोई ऐसी कोशिशें नहीं है, लेकिन इच्छाओं के बेसिस पर चीज़ें नहीं चलती हैं। इच्छाएं तो अंग्रेज़ों की भी शुरू में ट्रेड करने की थी। तो हमने क्या बोला कि भाई प्रियम्बल जो है शुरू में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अपोजिशन बोल रहा है कि अमेंड कर देंगे तो ये तो बेसिक फीचर्स ही इसके ख़त्म कर देंगे। ये सारा सबसे पहले हमें केशवानंद के केस में देखने को मिलता है, केशवानंद भारती के केस में। लेकिन इसी के बदले में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, पहले जो उसने जजमेंट दिया था बेरूबारी के केस में कि पार्ट नहीं है, अब वो बोलता है कि जो जजमेंट हमने बेरूबारी के केस में दिया था उसको बदला जाता है और प्रियम्बल इज नाउ कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अमेंड किया जाता है। ये अमेंड होने के लिए एक्सेप्टेड है, बट द कंडीशन इज कि बेसिक फीचर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब ये बेसिक फीचर्स की जो डॉक्ट्राइन है ये हमें यहाँ उठती हुई देखने को मिलती है 1973 जब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर, जब हम वो पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स हैं क्या बेसिकली। इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर की बात हो चुकी थी, लेकिन तब वो माइनॉरिटी में हो रही थी। मतलब माइनॉरिटी में मतलब जो कम जज थे वो उसकी बात कर रहे थे। 1965 में ही हमने बेसिक फीचर्स की बात कर ली थी, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस समय उसको सपोर्ट करने वाले जजेस सिर्फ एकमात्र थे, बाकी जो बेंच थी वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसीलिए हमें 1973 में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर बदले नहीं जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर बदले नहीं जाएंगे। जब ये फैसला आया, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक कोर्ट और पार्लियामेंट में टसल चल रही थी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर। देखेंगे हम इसको आगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में लड़ाई चल रही थी। एक बार पार्लियामेंट लॉ बनाता था, सुप्रीम कोर्ट उसे नलिफाई कर देता था। पार्लियामेंट उस जजमेंट को बाईपास करने के लिए दूसरा लॉ बना देता था, सुप्रीम कोर्ट फिर नलिफाई कर देता था। सुप्रीम कोर्ट निकालता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया बहुत हो गया फजीता, अब जो करना है करो। सीधे तौर पर ये बात थी, जो करना है करो, बस बेसिक फीचर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जैसे आपके घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं कि आप खाने में चिकन नहीं खा सकते। अब आपके घर वालों ने कहा आप चिकन नहीं खा सकते तो आप मछली खाने लगे। आपने कहा, आपने तो बोला चिकन नहीं खाना है, मैं तो मछली खा रहा हूँ। कह रहे ठीक है, आप चिकन भी नहीं खा सकते, आप मछली भी नहीं खा सकते। अगले दिन आप ले आए पॉर्क, सुअर का मांस। कह रहे यार दिमाग तो ठीक है, कह रहे आपने तो बोला चिकन नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, मैं तो लाया हूँ पॉर्क। तो पार्लियामेंट यही कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ये नलिफाई है, तो अच्छा कह रहा था अच्छा चिकन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लो, हमने उसको बाईपास करके। तो इन सब, जब ये सारी चीज़ें चलती रही तो कोर्ट क्या कहता है, मतलब अब इसको घर से कंपेयर करें तो वो घर क्या कहता है, अच्छा ऐसा ठीक है, सुनो एक बार में सुनो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो खाना है खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन इस घर के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जो भी चीज़ होगी वो तुम नहीं खा सकते। अब तुम तोते का मांस लाओ, फिर पूछो ये प्रिंसिपल के खिलाफ है, हाँ है, ख़त्म। कौवे का लाओ, मछली का लाओ, जिसका भी लेके आना है लाओ। अब तुम ये नहीं रह सकते, क्योंकि अगर लिखते कि ये नहीं खा सकते तो उसके लूपहोल्स हमेशा ही रहेंगे, वो चीज़ इन्फिनाइट हो सकती है। कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि पहले भी हो चुका था, और इससे पहले भी मज़े की बात यह है पाकिस्तान में भी डिस्कस हो चुका था, बाद में बात करेंगे। तो बेसिक फीचर्स की बात इन्होंने बोली, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो और बेसिक फीचर इसके नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और इसीलिए एक बार अमेंड हो चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब इसमें हमने सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी
अब हम ये तो समझ चुके हैं कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म क्यों नहीं जोड़ा गया, क्योंकि शुरू में क्यों नहीं जोड़ा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय नेहरू जी के विचार थे कि सेकुलरिज्म जो है एक हैप्पी वर्ड नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब होता है चर्च में और स्टेट में कोई रिलेशन नहीं, हमारे यहाँ तो सभी को बराबर रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हैप्पी वर्ड नहीं है, इसको यूज़ नहीं करते हैं। सोशलिज्म हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि सोशलिज्म के लेकर अलग अलग व्यूज़ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसको इंक्लूड कर लो, कुछ कह रहे हैं नहीं इंक्लूड कर लो। दूसरी तरफ अंबेडकर जी के व्यूज़ हमने देखे, वो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म लिखने की ज़रूरत क्या है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें हैं। सोशलिज्म को लेकर उनका ये कहना था कि भैया ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा, हिंदुस्तान की जनता खुद डिसाइड करेगी कि उनको किस तरीके की सोसाइटी चाहिए, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे नहीं। लेकिन 42 के बाद हमें लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी, ये भी तो मुद्दे वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हमें ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमने जो है बाकायदा सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को लिखा, और जिसकी हम बात बोलते भी हैं कि बिपिन चंद्र इन दोनों वर्ड्स को वेग मानते हैं। तो हो ये रहा था 1975 का ये दौर था इमरजेंसी का। 42nd अमेंडमेंट हमें कब देखने को मिलता है? 1976, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का ये दौर था और इंदिरा गांधी ये दिखाना चाहती थी कि वो गरीबों के साथ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी से रिलेटेड एक किस्सा अभी याद आया, कुछ टाइम पहले, कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है। एक करोल बाग की लेडी, दिल्ली में करोल बाग जहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उन्होंने एक केस डाला कि आप, सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला कि आप जो है इमरजेंसी को नलीफाई घोषित कीजिए, ये घोषित कीजिए कि ये गलत थी। हुआ ये था कि उनकी एक सुनार की दुकान थी, गोल्ड की दुकान थी, जब इमरजेंसी लगी तो वो लूट ली गई। जब वो लूट ली गई तो इनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, वो बेचारे मर गए। इसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी। तो इस तरीके के इश्यूज हो रहे थे। हालांकि कोर्ट ने ये बोला कि ये जो हो गया वो हो गया, इसको वापस से क्यों जो है आप करवा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ये दिखाना चाहती थी कि वो गरीबों के साथ है, इसीलिए उन्होंने सोशलिज्म का वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड करवाया। सेकुलरिज्म ऐड करवाया उन्होंने। जो स्टेरिलाइजेशन की ड्राइव चली, मास स्टेरिलाइजेशन, आप पूछिए गांव में, पूछिए लोगों से कि क्या डर था, जो नसबंदी जिसको बोल देते हैं। पॉपुलेशन बहुत हिंदुस्तान में बढ़ रही थी। इवन सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि जब वेस्टर्न प्रेशर भी बहुत था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और इधर की और कंट्रीज़ का प्रेशर था। सिचुएशन ये थी कि 1960s के आसपास जब एक भारी भरकम अकाल देखा, फैमीन देखी इंडिया ने, और राहत की बात करी कि भैया खाना वाना पहुंचा दो, तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका ये कहना था कि भैया हम आपको तब तक खाना पीना नहीं मुहैया कराएंगे जब तक आप ये क्या कहते हैं स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम को इंसेंटिवाइज नहीं करते, जब तक ये आप सोचेंगे नहीं अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो ये प्रेशर इंदिरा गांधी पर भी था और इसीलिए उन्होंने मास स्टेरिलाइजेशन करवाया। ये मास स्टेरिलाइजेशन में उनका ये मानना था, इंदिरा गांधी का ये मानना था कि अगर मुस्लिम्स मान गए, अगर मुस्लिम्स को मना लिया तो सभी लोग मान जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मुस्लिम फीमेल्स तो मान गई, मुस्लिम फीमेल्स तो बढ़िया तरीके से मान गई, इस तरीके से मान गई कि जो नंबर्स थे मुस्लिम्स के उसमें 80% फीमेल्स के थे। मुस्लिम मेल्स नहीं माने, मेल्स नहीं माने तो वायलेंस हुआ, वायलेंस खूब भारी भरकम वायलेंस हुआ। एक बार में 13 21 लोग मारे गए। सिचुएशन ये आ गई थी कि लोग खेतों में जाकर छुपते थे, खेतों में जाकर सोते थे, क्योंकि रात में कब पुलिस आ जाए, कब इकट्ठा करके ले जाए। सिचुएशन ये थी कि जो सरकारी टीचर्स थे उनको ये बोला गया था कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी अगर ये प्रोग्राम नहीं चलवाओगे। ट्रेन में पहले ये होता था कि कोई टिकट, खाली बिना टिकट के लोग जो ट्रैवल करते थे उनको शायद ही कोई मुश्किल आती होगी, हो सकता है आप में से भी किसी ने ट्रेन में बिना टिकट ट्रैवल किया हो। एक बार मैंने भी किया, बहुत मजबूरी आ गई थी, टिकट पे बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंटली निकलना था तो मैंने रिस्क ले लिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। पैसे भी कम थे, पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, स्टूडेंट ही था मैं, 50 रुपये थे सिर्फ मेरे पास, 50 रुपीज़। तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, 50 रुपये टीटी को दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, पैंट शर्ट और 50 रुपीज़ बस। तो साहब इन्होंने कहा ट्रेन में कि भाई जो टिकट के बिना पकड़े जाएं उनको 2 ऑप्शन दो, एक तो या तो भारी भरकम जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना इतना भारी भरकम लगा देते थे, और दूसरा ऑप्शन देते थे कि नसबंदी करवा लो तो छूट जाओगे, तो वो नसबंदी करवा लेते थे। तो इस तरीके की सिचुएशंस थी। मुस्लिम्स में खासकर इस तरीके का रोष था।
तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए कि नहीं, हमारा देश जो है या मैं जो हूँ, हमारी सरकार जो है वो सेकुलर है, ये सेकुलरिज्म का वर्ड जो है वहाँ पर ऐड किया गया था। और 1975 की सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशंस तो थी ही ऐसी, जगह जगह हमें दंगे देखने को मिल ही रहे थे। और मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे थे जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड नहीं थी। तो इन चीज़ों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रिटी वर्ड जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता को, जो अभी आप काम कर रहे हैं, भारत की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये 42nd अमेंडमेंट से हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया, और ये सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है जिसमें ये 3 वर्ड्स जोड़े गए। फिलहाल हमारा प्रियम्बल अमेंडेबल है, उसको अमेंड किया जा सकता है। एक बार अमेंड हुआ है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड उसमें जोड़े गए। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।